हेलो हेलो हेलो, वेलकम वेलकम वेलकम। हाँ जी, क्या हाल चाल? सब बढ़िया, चकाचक। तो मैं आपका दोस्त और होस्ट अर्जुन योगवानी आज आपके लिए लेके आया हूं एक नया चैप्टर, एक नई वीडियो, एक नया टॉपिक। तो चैप्टर है हमारा इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म, क्योंकि एक अच्छा चैप्टर है, इंपॉर्टेंट चैप्टर है। इससे काफ़ी सारी चीज़ें पूछी जाती हैं। अच्छा चैप्टर, कॉन्सेप्चुअल है, थ्योरेटिकल भी है, कॉन्सेप्चुअल भी है। मैं ये कहूँगा न्यूमेरिकल बेस्ड नहीं है इतना, बट कॉन्सेप्चुअल है और थ्योरेटिकल है। तो इसको अच्छे से पढ़ना है, समझना है इसमें चीज़ें क्या क्या हैं। कॉन्सेप्ट समझाऊंगा, कॉन्सेप्ट की अंडरस्टैंडिंग इसमें डेवलप करना। अगर यहाँ पे कॉन्सेप्ट की अंडरस्टैंडिंग तुम डेवलप कर लेते हो तो तुम्हें आगे चल के आगे चल के अगर 12th में 11 12th में तुम साइंस को ऑप्ट करते हो, साइंस की स्ट्रीम को ऑप्ट करते हो, तो 11 12th में जब तुम फिजिक्स पढ़ोगे तो तुम्हें वहाँ पे ये चीज़ें बहुत हेल्प करेंगी, क्योंकि यहाँ पे तुम्हारा एक बेस तैयार हो जाएगा। और वहां पे जब तुम चीजें थोड़ा और डेप्थ में पढ़ोगे, थोड़ा सा और डिटेल में पढ़ोगे, तो वहां पे तुम्हारा ये बेस अगर क्लियर होगा तो तुम्हें वहां पे चीजें समझने में दिक्कत नहीं होगी। ठीक, क्योंकि यही टॉपिक्स बाद में फिर रिपीट होते हैं व्हेन यू आर स्टडीइंग दीज टॉपिक्स इन क्लास 12th। तो वहां पे ये फिर से चीजें फिर से वापस आती हैं। तो इसलिए कह रहा हूं अभी ये चीजें थोड़ा ध्यान से पढ़ लो, इन पे थोड़ा फोकस कर लोगे तो इट विल बी बेटर फॉर यू ओनली। ठीक है, इन द लॉन्गर रन। ठीक, तो शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। तो मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट, सबसे पहला, सबसे बेसिक, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट क्या होता है? मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट सिंपल टर्म्स में ये बोलूं तो अगर किसी करंट, किसी कंडक्टर से अगर हम करंट पास कराएं तो उस कंडक्टर के आसपास एक मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हो जाती है। दिस इज नोन एज मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट। मतलब अगर सपोज करो दिस इज अ कंडक्टर, ठीक, दिस इज अ कंडक्टर। इस कंडक्टर के अक्रॉस अगर मैं कोई करंट पास कराऊं और इसके आसपास कोई मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हो जाए, तो ये जो फिनोमेना है दैट इज कॉल्ड मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट। और इसको और प्रिसाइजली बोलूं तो करंट ना पास करा के, करंट पास कराने का मतलब है चार्ज पास कराऊं, बेसिकली मूविंग चार्जेस जनरेट्स मैग्नेटिक फील्ड। तो ये कॉन्सेप्ट है। द कॉन्सेप्ट इज कि जो मूविंग चार्ज होता है, चार्ज अगर मोशन में है, कंडक्टर के अंदर क्या फ्लो करेगा? चार्ज फ्लो करेगा। ठीक, और चार्ज क्या है? मोशन में, मूविंग है। तो अब मूविंग चार्ज जनरेट्स अ मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, तो वही मूविंग चार्ज बोलो या करंट बोलो, तो करंट किसी कंडक्टर से पास हो रहा है तो उसके आसपास मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होगी। ठीक, दिस इफेक्ट इज नोन एज मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट। तो करंट का जो मैग्नेटिक इफेक्ट इट इज कॉल्ड। ठीक, ठीक है। अब वही चीजें लिखी है, करंट और मूविंग चार्ज प्रोड्यूस मैग्नेटिक फील्ड, दिस इज कॉल्ड मैग्नेटिक इफेक्ट। द स्ट्रेंथ ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड डिपेंड्स ऑन द मैग्नीट्यूड ऑफ करंट। अब हाँ, ये जो मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हुई है ये किन किन चीजों पे डिपेंड करती है? बहुत इंपॉर्टेंट चीज है ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, समझने वाली है कि जो मैग्नेटिक फील्ड है ये किस किस चीजों पे डिपेंड कर रही है। पहले तो डिपेंड कर रही है करंट पे, मैग्नीट्यूड ऑफ करंट, एंड सेकेंडली इट्स डिपेंड्स अपॉन डायरेक्शन ऑफ करंट। बेसिकली क्या है, मैग्नेटिक फील्ड का मैग्नीट्यूड कितना होगा वो करंट के मैग्नीट्यूड पे डिपेंडेंट है। मतलब करंट की वैल्यू जितनी ज्यादा होगी मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू भी उतनी ज्यादा होगी। और मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन क्या होगा भाई, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड इज अ वेक्टर क्वांटिटी एंड इट डिपेंड्स अपॉन डायरेक्शन। मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन होगा, कुछ ना कुछ डायरेक्शन होगा, किसी ना किसी डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड फ्लो हो रही होगी। तो द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इज ऑल्सो डिपेंडेंट अपॉन डायरेक्शन ऑफ करंट। तो करंट का जो डायरेक्शन होगा मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन भी वही होगा। ठीक, मतलब उसी के अकॉर्डिंग होगा, वही नहीं होगा, उसी के अकॉर्डिंग होगा। अभी हम आगे स्टडी करेंगे कि करंट का डायरेक्शन क्या होगा और मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन क्या होगा, वो हम स्टडी करेंगे कैसे रिलेट कर रहे हैं। बट इतना समझ लो, मैग्नेटिक फील्ड जो जनरेट हो रही है, ठीक, जो भी हम कह रहे हैं मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट, तो ये किन किन दो चीजों पे डिपेंडेंट है? पहला मैग्नीट्यूड ऑफ करंट, सेकंड डायरेक्शन ऑफ करंट। तो मैग्नीट्यूड ऑफ करंट विल अफेक्ट द मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एंड डायरेक्शन ऑफ करंट विल अफेक्ट द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। ठीक, फिर in the absence of any magnetic field the needle of compass will rest in any direction, but in presence of magnetic field the needle of compass rests along the north south direction या magnetic field direction। ठीक है, in the direction of magnetic field। हाँ, in the earth's magnetic field the needle rests along the north south direction। हाँ, ठीक, तो ये बेसिक चीजें हैं, ये इतनी जरूरी नहीं, मेन ये। अब देखो, ये एक एक्सपेरिमेंट किया गया। एक्सपेरिमेंट क्या किया गया, एक सर्किट ले लिया गया, ये एक सर्किट ले लिया गया, इससे करंट पास कराया। ठीक, कुछ नहीं है, बेसिक सर्किट है। सर्किट में एक बैटरी लगाई है, एक वेरिएबल रेजिस्टेंस लगाया ताकि हम करंट की वैल्यू चेंज कर सकें। ठीक, एक एमीटर लगाया करंट को मेजर करने के लिए, एक, ठीक, ये सब लगा रखा है, ये पूरी वायर लगा रखी है, ये स्विच लगा रखा है, बस और कुछ नहीं। ठीक, तो एक बेसिक सा सर्किट है। अभी इस कार्डबोर्ड में मत जाना, ये देखना, ये बेसिक सा सर्किट है। ठीक, ये वाला जो रेड कलर से बना रहा हूं, तो ये एक बेसिक सा सर्किट है। इससे क्या हो रहा है, करंट पास हो रहा है।
ठीक, अब देखो यहां से करंट पास हो रहा है, ये समझना, ये यहां से पास हो रहा है करंट। अब तुम्हें पता है कि किसी कंडक्टर से करंट पास होता है तो उसके आसपास क्या प्रोड्यूस होती है, मैग्नेटिक फील्ड। तो ये देखा गया अगर इस कार्डबोर्ड से करंट पास हो रहा है तो इसके आसपास भी मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हुई होगी। तो उसको कैसे आइडेंटिफाई किया, उसको आइडेंटिफाई किया मैग्नेटिक कंपास की मदद से। यहाँ पे एक कंपास नीडल रखी गई अलग अलग पॉइंट्स पे, बेसिकली इससे ये करंट पास कराया और यहाँ पे कंपास नीडल रखी गई। अब इसको अलग अलग डायरेक्शन में हर पॉइंट पे रख के देखा गया, कभी कंपास इस डायरेक्शन में रखा गया, कभी इस पॉइंट पे रखा गया, कभी इस पॉइंट पे रखा गया। उसके अकॉर्डिंग ये लाइंस को मैप कर लिया गया, उसके अकॉर्डिंग से लाइंस को प्रॉपर बना लिया, ड्रॉ कर लिया गया। कंपास की नीडल को अलग अलग पॉइंट पे रख के हमने ये मैपिंग कर दी, ये ड्रॉइंग कर दी, लाइक इसके अकॉर्डिंग हमने एक ड्रॉइंग बना दी। तो हमें पता चल गया ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस का डायरेक्शन क्या है। ठीक, तो ये हमें पता चल गया जो मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हो रही है किस डायरेक्शन में जनरेट हो रही है, ये एक्सपेरिमेंट हुआ। ठीक, तो यही लिखा है मैग्नेटिक फील्ड लाइंस अराउंड अ स्ट्रेट करंट कैरिंग वायर। एक करंट कैरिंग वायर के अराउंड मैग्नेटिक फील्ड लाइंस का डायरेक्शन कैसे होता है, ऐसा होता है। देखो ऐसे सर्कुलर वे में ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस का डायरेक्शन होता है। ठीक, ये हमने कंपास नीडल की मदद से हमने आइडेंटिफाई किया। अब ये तीन मेन ऑब्जर्वेशन थे। क्या ऑब्जर्वेशन है, द मैग्नेटिक फील्ड फॉर्म्स द कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स अराउंड द वायर विद देयर प्लेन परपेंडिकुलर टू द स्ट्रेट वायर। ठीक, तो ये मैग्नेटिक फील्ड कैसे कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स बना रही है और वायर से परपेंडिकुलर है। देखो अगर वायर नीचे जा रही तो ये सर्कल्स कैसे हैं, इसके परपेंडिकुलर है, ऐसे हैं, इसके ऐसे कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स हैं, बस इसके परपेंडिकुलर है यहां ऐसे। ठीक, ये फिर व्हेन द डायरेक्शन ऑफ करंट इज रिवर्स्ड, ठीक, द पैटर्न ऑफ द आयरिंग फीलिंग डज नॉट चेंज बट द डायरेक्शन ऑफ कंपास नीडल गेट्स रिवर्स्ड। तो ये बहुत ध्यान देने वाली बात है। अगर मैं ये डायरेक्शन ऑफ करंट रिवर्स कर दूं, समझना, अगर मैं डायरेक्शन ऑफ करंट अभी ऐसे नीचे की तरफ है तो मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन कैसा है, ऐसे। ठीक, ऐसे। ठीक, ये मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन है। पर अगर मैं ये रिवर्स कर दूं, अगर ये कह रहे हैं कि अगर ये डायरेक्शन रिवर्स कर दोगे तो डायरेक्शन चेंज कर दोगे तो इनका डायरेक्शन भी रिवर्स हो जाएगा। ठीक, ये इनका डायरेक्शन भी रिवर्स हो जाएगा। मैग्नेटिक फील्ड का पैटर्न वही रहेगा बट डायरेक्शन रिवर्स हो जाएगा मैग्नेटिक कंपास का। तो ये लिखा है। और तीसरा ऑब्जर्वेशन क्या था, ऑन इंक्रीजिंग द करंट इन द वायर द मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ हैज इंक्रीज्ड एंड इट इज इफेक्टिव अप टू अ लार्जर डिस्टेंस। अगर ये करंट की वैल्यू हमने बढ़ा दी, ये करंट की वैल्यू अगर हम बढ़ा दे रहे थे तो ये मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ भी इंक्रीज हो जा रही थी, मतलब ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस और डेंस हो जा रही होंगी। स्ट्रेंथ कैसे आइडेंटिफाई कर रहे होंगे, और डेंस हो जा रही होंगी। ठीक है, और ज्यादा मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जनरेट हो जा रही होंगी। तो ये तीन ऑब्जर्वेशंस थे। ठीक, अब रूल टू फाइंड द मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन निकालने के लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट रूल है, बहुत अच्छा रूल है और बहुत आगे काम आएगा। ठीक, लाइक मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन निकालना हो कि अगर मान लो एक कंडक्टर है, समझ लो, ऐसा समझो इसको पहले। अगर एक कंडक्टर है, ये मेरे पास कंडक्टर है, इस कंडक्टर से करंट फ्लो हो रहा है तो मुझे, अब करंट फ्लो हो रहा है तो बहुत कॉमन सी बात है कि इससे एक मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हो रही होगी। तो ये मैग्नेटिक फील्ड जो इससे जनरेट हो रही है इसका डायरेक्शन किधर है, ये निकालना है मुझे। तो ये कैसे निकालूंगा मैं, ये निकालूंगा मैं राइट हैंड थंब रूल से, जो कि यहां दिया हुआ है। राइट हैंड थंब रूल क्या कहता है, इफ वी होल्ड द करंट कैरिंग कंडक्टर इन अवर राइट हैंड। ठीक, पहली चीज क्या करो, करंट कैरिंग कंडक्टर को अपने राइट हैंड में पकड़ लो। ठीक, सच दैट थंब पॉइंट्स द डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ करंट। अब हम मान लेते हैं इस कंडक्टर में करंट फ्लो कर रहा है ऊपर की तरफ, ये जो पॉइंटेड वाला साइड है इसकी तरफ करंट फ्लो कर रहा है ऊपर की तरफ। ठीक, आई होप ये विजिबल होगा, है ना। हाँ, तो करंट फ्लो कर रहा है ऊपर की तरफ। ठीक, तो ये कंडक्टर है। तो राइट हैंड थंब रूल क्या होता है मैं बता दे रहा हूं इसे, कि करंट, अगर ये करंट कैरिंग कंडक्टर है, इसे अपने राइट हैंड में मैं होल्ड करूं। ठीक, ये राइट हैंड में मैंने होल्ड किया और अपने थंब को, ठीक, अपने थंब को मैंने उस डायरेक्शन में पॉइंट किया जिस डायरेक्शन में करंट फ्लो हो रहा है। मान लेता हूं मैं अभी ऊपर की तरफ करंट फ्लो हो रहा है तो मैंने अपने थंब को भी ऊपर की तरफ ऐसे डायरेक्शन पॉइंट किया। तो मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन कौन बताएगा पता है, ये जो मेरी फिंगर्स हैं, ये जो फिंगर्स जिस भी डायरेक्शन में ये फिंगर्स कर्ल हो रही हैं, ठीक, जिस भी डायरेक्शन में ये फिंगर्स कर्ल हो रही हैं, दैट विल शो द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। ठीक, समझे कि अगर ये कंडक्टर है और मैं थंब पॉइंट, इस कंडक्टर को अपने राइट हैंड से पकड़ूं और थंब को उस डायरेक्शन में पॉइंट करूं जिस डायरेक्शन में करंट फ्लो हो रहा है, तो ये जो फिंगर्स हैं दे विल शो द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। जो फिंगर्स जिस भी डायरेक्शन में कर्ल हो रही ये मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन बताएंगी। तो समझो अगर ये
तो ये अगर ऐसे कर्ल हो रही इस तरीके से, ये कौन सा साइड हो गया तुम्हारे लिए, अगर ये एंटी क्लॉकवाइज टर्न हो रही है तो मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन एंटी क्लॉकवाइज है, मतलब इस तरीके से ऐसे घूम रही होंगी, ऐसे इस तरीके से घूम रही होंगी, ठीक समझ लो। तो ये है, तो वही यहाँ पे लिखा है कि जैसे ये कंडक्टर है, ठीक, इस कंडक्टर में करंट फ्लो हो रहा है ऊपर की तरफ, और देखो थंब भी मैंने ऊपर की तरफ रखा हुआ है, तो देखो फिंगर्स कैसे कर्ल हो रही है, ऐसे, मतलब ये ऐसे कर्ल हो रही, ठीक, ऐसे कर्ल हो रही, ठीक, तो ये डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड है, ठीक, ये चीज है। आगे देखो, अब क्लॉक रूल क्या होता है, अगर किसी सर्किट में करंट फ्लो हो रहा है, अभी तो हमने एक कंडक्टर में देखा, अभी कोई हमारे पास ऐसे सर्किट बना रखा है, ऐसे सर्किट बना रखा है, ऐसे, ठीक, ये कुछ सर्किट दे रखा है, इस सर्किट में करंट फ्लो हो रहा है, मान लो, तो मान लेते हैं इस डायरेक्शन में, ठीक है, ऐसे करंट फ्लो हो रहा है, ये ऐसे करंट फ्लो हो रहा है, तो अब हम कैसे पता लगाएं यहाँ पे कौन सी मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हो रही है, किस डायरेक्शन में जनरेट हो रही है, क्या हम कैसे पता लगाएंगे, ठीक, तो ये एक क्लॉक रूल होता है। क्लॉक रूल क्या होता है, ये मतलब यूजुअली लूप्स में काम आता है, जो हमारे ऐसे, जो हमारे जो लूप्स बने होते हैं वायर के, जो हमारे सर्किट्स के जो लूप बने होते हैं, अगर वायर ऐसे बनी है लूप के फॉर्म में, एक सर्कुलर फॉर्म में बनी है, ठीक, मतलब हमारा जो ऐसा बना है सर्किट, ये एक ऐसा लूप वाला कंप्लीट ऐसा सर्किट बना है, लूप वाला, ठीक, या तो इसमें करंट ऐसे फ्लो कर सकता है, या तो इसमें करंट ऐसे फ्लो कर सकता है, ठीक, मतलब या तो क्लॉकवाइज फ्लो कर सकता है या तो एंटी क्लॉकवाइज फ्लो कर सकता है। तो जब ऐसा कोई लूप बन जाए सर्किट में जब कोई ऐसा क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज वाला लूप बन जाए, आगे देखोगे, आगे ऐसे बहुत सारे सर्किट्स आएंगे जिसमें ऐसा लूप बन रहा होगा वायर का, मतलब वायर का ही ऐसे लूप बन रहा होगा, तो वायर का जब ऐसा लूप बनेगा तो फिर वायर के एंड्स मैग्नेटिक पोल्स की तरह एक्ट करेंगे। आगे ये बहुत सारे डीप, आगे 12th में तो बहुत डीप में ये चीज है, ठीक है, मतलब तुम अच्छे से समझोगे इसको, पर इतना एक जनरल आइडिया बता दे रहा हूं कि अगर ये बहुत सारे, अभी हमने सिंपल सर्किट देखा, पर यही सर्किट की जो वायर्स हैं अगर कॉइल बना लें, अगर एक लूप बना लें, ठीक, तो ये लूप भी मैग्नेटिक पोल्स की तरह बिहेव करने लगते हैं। तो ये जो मैग्नेटिक पोल्स हैं, अब ये नॉर्थ पोल है या साउथ पोल, ये डिपेंड करता है कि करंट का डायरेक्शन क्या है। समझे मैं क्या बात कर रहा हूं, कि अगर एक सर्किट में जो वायर्स हैं, ठीक समझना, सर्किट में जो वायर्स हैं अगर लूप बना ले, ठीक, एक कॉइल बना ले, लूप बना ले, सर्कल्स बना ले खूब सारे, ठीक, तो ये जो लूप्स हैं या सर्कल्स हैं ये बिहेव करने लगेंगे एज अ मैग्नेटिक पोल, ठीक है, एंड कौन सा पोल दे आर ट्राइंग टू इमिटेट, इट विल डिपेंड अपॉन देयर डायरेक्शन, कि करंट का डायरेक्शन क्या, अगर करंट का डायरेक्शन इज क्लॉकवाइज then they will behave as some pole, and if the current direction is anti-clockwise then they will behave as another pole। तो मतलब वो ये है, तो ये चीज है कि क्लॉक रूल क्या बताता है कि अगर एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन है, ठीक, अगर एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन है तो हमारा जो लूप होगा या जो भी हमारा कॉइल होगी वो नॉर्थ पोल की तरह बिहेव करेगी। देखो यहाँ पे ऐसे बना भी हुआ है, ये याद रखने का तरीका है, नॉर्थ पोल मतलब एंटी क्लॉकवाइज, नॉर्थ यानी एन को ऐसे बनाओ, तो अब ये देखो ये एंटी क्लॉकवाइज की तरह है, यहां से तुम चलोगे और देखो ये एंटी क्लॉकवाइज शो कर रहा, तो जब भी एंटी क्लॉकवाइज करंट हो तो हमारी पोलैरिटी कौन सी डेवलप होगी, नॉर्थ पोलैरिटी, और जब भी क्लॉकवाइज करंट हो हमारी पोलैरिटी क्या डेवलप होगी, साउथ पोलैरिटी। साउथ पोलैरिटी के लिए याद रखने का तरीका ये है, अब ये देखो इसको डेवलप करो, ये देखो क्लॉकवाइज फ्लो हो रहा है, तो जब भी क्लॉकवाइज करंट फ्लो हो साउथ पोलैरिटी ही डेवलप होगी, ठीक, तो ये है। अब आता है अगला टॉपिक सोलेनॉइड। अब सोलेनॉइड भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, सोलेनॉइड से पूछा ही जाता है क्वेश्चन कभी ना कभी, ठीक, तो सोलेनॉइड क्या है, if a conducting wire is wound in the form of cylindrical coil whose diameter is less than in comparison to the length of the coil then it is called solenoid। अब देखो जैसे मैंने भी बताया, भी एक छोटा सा हिंट दे दिया था सोलेनॉइड का। सोलेनॉइड क्या होता है, जब एक करंट कैरिंग वायर को हम एक सर्कुलर कॉइल के फॉर्म में बना लेते हैं, मतलब सर्कुलर कॉइल मतलब ऐसे एक सर्कुलर कॉइल के फॉर्म में हमने बना लिया और एक लंबी सी ऐसी ऐसे लंबी सी वायर बना, स्प्रिंग टाइप जैसे वायर बना ली, मतलब ऐसे समझो हमने वायर, एक हमारी वायर ऐसी हो सकती थी सीधी, ये हमने बैटरी से कनेक्ट करी, ये एक सीधी वायर है, सीधा करंट फ्लो हो रहा है, ठीक, इसमें तो हमें कोई दिक्कत नहीं, पर अगर हमने इसी को ऐसे बना लिया, ये सर्कुलर कॉइल के फॉर्म में, ठीक,
तो ये बन जाएगा एक सोलेनॉइड। ठीक, सोलेनॉइड और कुछ नहीं होता, यही होता है। सर्कुलर वूंड्स होते हैं, लाइक सर्कुलर फॉर्म में जो कॉइल्स होती हैं वो बनी होती हैं। ठीक, तो यही एक सोलेनॉइड बनाती हैं। ठीक, तो यही लिखा है यहाँ पे, इफ अ कंडक्टिंग वायर इज वूंड इन द फॉर्म ऑफ सिलेंड्रिकल कॉइल, एक सिलेंड्रिकल कॉइल के फॉर्म में अगर हमने बना ली, ठीक, देन इट इज कॉल्ड अ सोलेनॉइड। ठीक, तो यही यहाँ पे भी बनाया हुआ है, यहाँ पे भी मैंने उसका एक बहुत छोटा सा वर्जन बनाया है। ठीक, अब ये यहाँ पे बनाया है, ये डायग्राम तुम देख सकते हो, ये यहाँ पे ऐसा बनाया है प्रॉपर, ये पूरा कार्डबोर्ड पे बहुत प्रॉपर डायग्राम है, तुम्हारी बुक्स में दिया हुआ है, ये ऐसा कॉइल बनाई हुई है। ठीक, अब आई एम श्योर कि ये कार्डबोर्ड के पीछे से ये वायर्स ऐसे निकल ली होंगी। ठीक, ये वायर ऐसे पीछे से निकल ली होंगी, पर हाँ, और ये मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन है, यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड ऐसी बन रही है, यहाँ पे ऐसी बन रही है, यहाँ पे सीधी जा रही है। मतलब देखो ना, सोलेनॉइड के अंदर से मैग्नेटिक फील्ड लाइन सीधी जा रही, समझना इसको, ऑब्जर्वेशन है। ये सोलेनॉइड के अंदर से, ये सोलेनॉइड है, ये इतना पोर्शन सोलेनॉइड है तुम्हारा, समझना, ये जो पोर्शन है, दिस पोर्शन इज योर सोलेनॉइड। तो सोलेनॉइड के अंदर से मैग्नेटिक फील्ड लाइन स्ट्रेट है। ठीक, सोलेनॉइड के अंदर से जो पास हो रही, पर ये जो यहां से पास हो रही है, ये मतलब जो बाहर ने, मतलब कुछ लाइन स्ट्रेट निकलनी है सोलेनॉइड के अंदर से, पर इसके बगल वाली जो लाइंस है, ये मतलब इससे जो बाहर निकलनी है वो ऐसे सर्कुलर फॉर्म में निकलनी। ठीक, वो ऐसा है, मतलब इस तरह का पैटर्न तुमने कहां ऑब्जर्व किया है? बार मैग्नेट में। अगर इसको गौर करो, इस तरह का पैटर्न तुमने बार मैग्नेट में ऑब्जर्व किया है। बार मैग्नेट में अगर याद हो, पढ़ा रखा हो, थोड़ा पहले शायद पढ़ रखा होगा तुमने, बार मैग्नेट में क्या होता है, ऐसा होता है, तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जो अगर तुम आयरन फिलिंग्स को अरेंज करते हो, तो आयरन फिलिंग्स ऐसी अरेंज होती हैं, ये ऐसी ऐसी तो अरेंज, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इसकी ऐसी तो बनती है। ठीक, ये ऐसी तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बनती है। ठीक, और यहां पे अंदर मैग्नेटिक फील्ड चलती है साउथ टू नॉर्थ, और बाहर चल रही होती है नॉर्थ टू साउथ। ठीक, यही होता है अंदर, सोलेनॉइड के अंदर जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है वो साउथ टू नॉर्थ चलनी। ठीक, और मैग्नेट के बाहर जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है वो नॉर्थ टू साउथ चलनी है। ये देखोगे, यही चीज ऑब्जर्वेशन है, ये बार मैग्नेट में होता था, पर यहां पे यही सेम चीज हो रही है सोलेनॉइड में, सॉरी इधर नहीं, सेम चीज हो रही है सोलेनॉइड में। सोलेनॉइड के अंदर जो मैग्नेटिक फील्ड है वो साउथ टू नॉर्थ चल रही है। ठीक, ये साउथ टू नॉर्थ, और सोलेनॉइड के बाहर जो मैग्नेटिक फील्ड है वो नॉर्थ टू साउथ चल रही है, देखो नॉर्थ टू साउथ। ठीक, सेम पैटर्न बन रहा है जो कि बार मैग्नेट में बन रहा था। तो यहां तो तुम एक चीज और देख सकते हो, सोलेनॉइड इज बिहेविंग एज अ बार मैग्नेट। सोलेनॉइड स्टार्ट्स बिहेविंग एज अ बार मैग्नेट, बार मैग्नेट नहीं बन जाता, पर बार मैग्नेट की तरह बिहेव करने लगता है। ठीक, यही आगे की चीजें भी हैं, सिमिलैरिटीज बिटवीन अ कंडक्टिंग सोलेनॉइड एंड अ बार मैग्नेट। देखो यही चीज मैं बात कर रहा था कि मैग्नेटिक फील्ड ऑफ अ करंट कैरिंग सोलेनॉइड आर सिमिलर टू द मैग्नेटिक फील्ड ऑफ, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ऑफ बार मैग्नेट। यही बात मैंने बताई अभी कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ऑफ बार मैग्नेट एंड मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ऑफ अ सोलेनॉइड आर सिमिलर टू ईच अदर। ये इनके बीच एक सिमिलैरिटी है, तो सिमिलैरिटीज बता रहा हूं। ये पूछ लिए जाते हैं कभी कभी कि सिमिलैरिटीज बताओ बार मैग्नेट और सोलेनॉइड में, डिससिमिलैरिटीज बताओ बार मैग्नेट और सोलेनॉइड में, तो ये सब चीजें पूछी जाती हैं। तो मैग्नेटिक फील्ड, दोनों की मैग्नेटिक फील्ड लाइंस सेम है, सिमिलर है, तो मैग्नेटिक फील्ड सोलेनॉइड बिहेव्स एज अ बार मैग्नेट। सेकेंड, a current carrying solenoid when suspended freely sets itself in the north south direction exactly in the same manner as bar magnet। अगर हम एक सोलेनॉइड को, करंट कैरिंग सोलेनॉइड को हम फ्रीली सस्पेंड करें, मतलब ऐसे टांग दें बिना कुछ इन्फ्लुएंस करे अपने आप, मतलब ऐसे फ्रीली अपने आप टांग दे, मतलब हमारा उसमें कोई इंटरवेंशन ना हो, अपने आप ऐसे टंगा है हवा में, तो वो अपने आप नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में अरेंज हो जाएगा। और यही चीज बार मैग्नेट भी करता है अपने आप। लाइक बार मैग्नेट को भी अगर फ्रीली सस्पेंड करो, ऐसे धागे से बांध के टांग दो, तो वो भी अपने आप नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में अरेंज कर लेगा खुद को। तो यहाँ पे दोनों में ये सिमिलैरिटी कि दोनों अपने आप को नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में अरेंज कर लेते हैं व्हेन दे आर फ्रीली सस्पेंडेड। ठीक, और तीसरा, अ करंट कैरिंग सोलेनॉइड एक्वायर्स अट्रैक्टिव प्रॉपर्टी ऑफ मैग्नेट ऑफ आयरन फिलिंग्स आर ब्रॉट नियर द करंट कैरिंग सोलेनॉइड, इट अट्रैक्ट्स देम। मतलब ऑफ ने इफ होगा ये, ठीक, ये होगा इफ। मतलब क्या है कि जैसे बार मैग्नेट के आसपास अगर आप आयरन फिलिंग्स डाल लो
तो वो अरेंज कर लेती है ना अपने आप को, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस के फॉर्म में अरेंज हो जाती है, उससे अट्रैक्ट हो जाती हैं। तो सेम चीज सोलेनॉइड में भी होती है। अगर आप आयरन फिलिंग्स को सोलेनॉइड के आसपास स्प्रिंकल कर दो या उसके आसपास रख दो, तो वो भी अट्रैक्ट हो जाएंगी उस मैग्नेटिक फील्ड से और अरेंज कर लेंगी अपने आप को अकॉर्डिंग टू द मैग्नेटिक फील्ड। ठीक, तो ये तीन सिमिलैरिटीज हैं बिटवीन अ मैग्नेटिक फील्ड, सॉरी बिटवीन अ सोलेनॉइड एंड अ बार मैग्नेट। अब सिमिलैरिटीज हो गई तो डिससिमिलैरिटीज भी देख लेते हैं। डिससिमिलैरिटीज बिटवीन अ सोलेनॉइड एंड अ बार मैग्नेट। सोलेनॉइड और बार मैग्नेट में डिससिमिलैरिटी, पहला, द स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू सोलेनॉइड कैन बी चेंज्ड बाय चेंजिंग द करंट इन द बार मैग्नेट, while in the bar magnet it cannot be changed। मतलब क्या है, सोलेनॉइड में हम मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ को चेंज कर सकते हैं बाय चेंजिंग द करंट इन द कॉइल। हम करंट, जो कॉइल का करंट है उसको हम मैग्नीट्यूड उसका बढ़ा दें तो मैग्नेटिक फील्ड बढ़ जाएगी। अभी हमने सबसे पहली स्लाइड में यही पढ़ा कि इफ वील चेंज द मैग्नीट्यूड ऑफ द करंट देन द मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक फील्ड विल ऑल्सो चेंज। तो मैग्नेटिक फील्ड की हम मैग्नीट्यूड चेंज कर सकते हैं यहाँ पे सोलेनॉइड में। सोलेनॉइड में बता रहा हूं, सोलेनॉइड में मैग्नेटिक फील्ड की जो स्ट्रेंथ है वो तुम चेंज कर सकते हो बाय चेंजिंग द करंट, पर बार मैग्नेट में ऐसा नहीं कर सकते। बार मैग्नेट में जो भी मैग्नेटिक फील्ड है वो वही रहेगी, जो स्ट्रेंथ उसकी इनिशियली है वही रहेगी और कुछ चेंज नहीं होगी। ठीक, अगला, द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू सोलेनॉइड कैन बी रिवर्स्ड बाय रिवर्सिंग द करंट। अब देखो वही मैंने बताया ना, अगर तुम मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन रिवर्स करना चाहो तो तुम सोलेनॉइड में कर सकते हो, क्योंकि सोलेनॉइड में तुम करंट का डायरेक्शन रिवर्स करोगे तो मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन भी रिवर्स हो जाएगा। ठीक, बिकॉज दे आर डिपेंडेंट। पर बार मैग्नेट में ऐसा हो ही नहीं सकता, बार मैग्नेट में जो तुम्हारा डायरेक्शन है वही रहेगा। ठीक, तो वो तुम नहीं कर सकते। ठीक, बट द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड कैन नॉट बी रिवर्स्ड इन द बार मैग्नेट। तो यही बात थी। आगे देखो, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक। हाँ, इलेक्ट्रोमैग्नेट क्या होता है, नाम से समझ में आ रहा है, इलेक्ट्रोमैग्नेट। ठीक, ये भी एक आर्टिफिशियल टाइप मैग्नेट है, आर्टिफिशियल मैग्नेट एक तरह से हमने बनाते हैं। क्या होता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इज अ टेम्पररी स्ट्रॉन्ग मैग्नेट मेड बाय पासिंग द करंट इन द कॉइल वाउंड अराउंड अ पीस ऑफ सॉफ्ट आयरन। इट इज एन आर्टिफिशियल मैग्नेट। ठीक, आर्टिफिशियल मैग्नेट मतलब हमने जबरदस्ती लोकल मैग्नेट बनाया, सस्ता मैग्नेट बनाया अपने आप से। ठीक, क्या होता है कि बेसिकली एक कॉइल है, ठीक, एक वायर्स है, ये कॉइल्स लगी हुई हैं, इससे करंट पास हो रहा है। ठीक, अब इसी में हम एक आयरन का पीस भी डाल लें, इसी में हम क्या डाल लें, एक सॉफ्ट आयरन का पीस डाल लें। ये हमने एक सॉफ्ट आयरन उठाया और इसी कॉइल के अंदर डाल दिया। ठीक, ये तो ये क्या बन जाएगा, एक इलेक्ट्रोमैग्नेट बन जाएगा। ठीक, अब ये प्रॉपर्टी वही सारी बार मैग्नेट वाली प्रॉपर्टीज, ये एक टेम्पररी मैग्नेट बन गया, एक मैग्नेट की तरह एक्ट कर रहा है। और इलेक्ट्रोमैग्नेट का हमारे इलेक्ट्रिकल्स में बहुत सारा यूज भी है, बहुत जगह पे इलेक्ट्रोमैग्नेट्स यूज हो रहे हैं तुम्हारे इलेक्ट्रिक डिवाइसेस में। ठीक, तो इसलिए ऐसा कोई बहुत छोटी मोटी चीज नहीं है, बहुत अच्छी चीज है। ठीक, तो दो तरह के इलेक्ट्रोमैग्नेट होते हैं, आई शेप्ड इलेक्ट्रोमैग्नेट और यू शेप्ड इलेक्ट्रोमैग्नेट। आई शेप्ड इलेक्ट्रोमैग्नेट को बार मैग्नेट की तरह बिहेव करता है, लाइक बार मैग्नेट होता है एक तरह से, सिंगल बार होती है जैसे ये होता है। और यू शेप्ड इलेक्ट्रोमैग्नेट बेसिकली हॉर्सशू मैग्नेट होता है, ऐसा ये यू शेप्ड का होता है, ऐसा ऐसा होता है वो। ठीक, वो ऐसा मैग्नेट होता है ये। ठीक, अब इसके अराउंड वो कॉइल्स बंधी होती हैं। ठीक, तो अब इसमें भी मैग्नेटिक फील्ड इंक्रीज करी जाती है, मतलब जो इलेक्ट्रोमैग्नेट से निकलने वाली जो मैग्नेटिक फील्ड है तो वो मैग्नेटिक फील्ड को भी इंक्रीज कर सकते दो तरीके से, बाय इंक्रीजिंग द नंबर ऑफ टर्न्स इन द सोलेनॉइड। ये जो नंबर ऑफ टर्न्स हैं अगर इसे इंक्रीज कर दें तो मैग्नेटिक फील्ड बढ़ जाएगी। ठीक, ये इलेक्ट्रोमैग्नेट की बात कर रहा हूं मैं। ठीक है, इलेक्ट्रोमैग्नेट में अगर हमें मैग्नेटिक फील्ड को इंक्रीज करना है तो हम पहली चीज कैसे इंक्रीज कर सकते हैं, बाय इंक्रीजिंग द नंबर ऑफ टर्न्स। ठीक, कैसे इंक्रीज कर सकते हैं, बाय इंक्रीजिंग द नंबर ऑफ टर्न्स। सेकेंडली, बाय इंक्रीजिंग द करंट थ्रू द सोलेनॉइड। या तो हम करंट को इंक्रीज कर दें या तो हम नंबर ऑफ टर्न्स इन द कॉइल इसको इंक्रीज कर दें, या तो हम ये नंबर ऑफ टर्न्स को इंक्रीज कर दें। ठीक है, हम ये नंबर ऑफ टर्न्स को इंक्रीज कर दें या तो हम करंट की वैल्यू को इंक्रीज कर दें। तो दो तरीके से हम मैग्नेटिक फील्ड को इंक्रीज कर सकते हैं। ये भी पूछा जाता है अक्सर, ये सब चीजें जो मैंने लिखी है बहुत फालतू में नहीं लिखी, ये सब पूछी जाती हैं
कि मैग्नेटिक फील्ड को कैसे इंक्रीज कर सकते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेट में, सोलेनॉइड में कैसे इंक्रीज कर सकते हैं, दोनों के बीच सिमिलैरिटीज क्या है, डिफरेंसेस क्या है, ये सब चीजें पूछी जाती हैं। तो बहुत गौर से समझना पढ़ना है इसको। ठीक, आगे देखो। अब इलेक्ट्रोमैग्नेट और परमानेंट मैग्नेट में एक डिफरेंस ये भी पूछ लिया जाता है, 5 मार्क में 3 मार्क में डिफरेंस पूछ लिया जाता है। तो इलेक्ट्रोमैग्नेट और परमानेंट मैग्नेट में डिफरेंस देख लो। इलेक्ट्रोमैग्नेट इज मेड अप ऑफ सॉफ्ट आयरन एंड परमानेंट magnet is made up of steel. Electromagnet produces the magnetic field so long as the current flows in the coil. It is a temporary magnetic field. It produces a temporary magnetic field. While a permanent magnet produces a permanent magnetic field. तो बहुत सिंपल लैंग्वेज में अगर बोलूं तो इलेक्ट्रोमैग्नेट produces a temporary magnetic field and permanent magnet produces a temporary magnetic field. Permanent magnet produces a permanent magnetic field. The electromagnet में मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ कैन बी चेंज। इलेक्ट्रोमैग्नेट में हम मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ चेंज कर सकते हैं। अभी हमने देखा कैसे, या तो नंबर ऑफ कॉइल्स बढ़ा, नंबर ऑफ टर्न्स बढ़ा दो, या तो करंट बढ़ा दो। While in permanent magnet the magnetic field cannot be changed. ठीक। फोर्थ, the magnetic field of an electromagnet can be very strong. इलेक्ट्रोमैग्नेट की मैग्नेटिक फील्ड बहुत स्ट्रांग हो सकती है। The magnetic field of permanent magnet is not so strong. उसकी permanent magnet की इतनी strong नहीं होती। The polarity of electromagnetic can be reversed. Electromagnet की polarity को हम reverse कर सकते हैं, while permanent magnet की polarity को हम reverse नहीं कर सकते। It can easily be demagnetized by switching off the current. अगर हमें electromagnet की magnetic properties हटानी हो, मतलब हमें अब magnet का काम नहीं है, अब हमें उसको डीमैग्नेटाइज करना हो, तो हम इजीली कर सकते हैं। कैसे? स्विच ऑफ कर देंगे हम। भाई करंट फ्लो हो रहा है, करंट कट ऑफ कर दो, करंट बंद कर दो, स्विच ऑफ कर दो, तो वो डीमैग्नेटाइज हो गया। पर परमानेंट मैग्नेट कैन नॉट बी डीमैग्नेटाइज्ड इजीली। उसको इतनी आसानी से तुम डीमैग्नेटाइज नहीं कर सकते। ऐसा नहीं कि उसका कोई स्विच नहीं है कि तुमने दबा दिया और परमानेंट मैग्नेट डीमैग्नेटाइज हो गया, ऐसा नहीं होगा। ठीक, तो उसको डीमैग्नेटाइज करना इजीली लाइक इजी नहीं होगा। ठीक, अब एडवांटेजेस ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेट ओवर परमानेंट मैग्नेट, तो इसके एडवांटेजेस भी देख लो, ये भी पूछ ले जाते हैं कि इलेक्ट्रोमैग्नेट के एडवांटेजेस क्या है परमानेंट मैग्नेट पे। इलेक्ट्रोमैग्नेट कैन प्रोड्यूस अ स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड, यही सब चीजें जो लिखी थी अभी जो हमने पढ़ी वही लिखी है। द स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड कैन बी चेंज्ड, पोलैरिटी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड कैन बी रिवर्स, जो हमने अभी डिफरेंस में पढ़ा वही चीज है। ठीक, यूजेस ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेट, इलेक्ट्रोमैग्नेट कुछ यूजेस जरूर पढ़ लेना। ठीक, फॉर लिफ्टिंग एंड ट्रांसपोर्टिंग हैवी आयरन स्क्रैप, वो देखे होंगे डिवाइस, जो बहुत सारे आयरन स्क्रैप उठाने वाले जो ट्रक्स वगैरह होते हैं तुमने देखे होंगे, लाइक उसमें मेटल लगा होता है, लाइक आगे मैग्नेट लगा होता है, सबसे आगे मैग्नेट लगा होता है, वो ही पूरा मेटल स्क्रैप को उठाता है। ठीक, जो मेटल का जो कूड़ा कचरा होता है उसको उठाता है। ठीक, देखा होगा उसको तुमने कहीं ना कहीं रियल लाइफ में देखा होगा, या कहीं ना कहीं वीडियोज में, मूवीज में, कहीं तो ऐसा देखा होगा तुमने उसको ऑनलाइन। ठीक, नहीं होगा तो देख लेना। For separating the iron pieces from debris and ore where iron exists as impurities, इसको तुम केमिस्ट्री में पढ़ोगे। केमिस्ट्री में जब तुम क्या बोलते हैं एलिमेंट्स के बारे में पढ़ोगे अभी, तो एलिमेंट्स का जब हम प्यूरिफिकेशन करते हैं आयरन ओर से, लाइक ओर निकालते हैं, फिर उसको एक्सट्रैक्ट जब करते हैं, तो उसको जो हमारी मेटालिक इंप्योरिटीज होती हैं, जो मतलब ऐसी इंप्योरिटीज होती हैं जिनको हमें अलग करना होता है, जो कि हम मेटल्स का यूज करके, मैग्नेट का यूज करके जो हम अलग कर सकते हैं इंप्योरिटीज, तो वहां पे काम आता है। लाइक प्योरिफिकेशन ऑफ आयरन ओर या इन सब में काम आता है। ठीक, तो सेपरेटिंग आयरन पीसेस फ्रॉम डेब्रिस, या ऐसा कह सकते हो। ठीक, कि आयरन पीसेस को डेब्रिस एंड ओर्स इन सब से लाइक सेपरेट करने के लिए काम आता है। ठीक, तो आगे लाइक तुमने 9th में पढ़ा होगा या 10th में पढ़ोगे, मुझे एग्जैक्टली याद नहीं केमिस्ट्री में कब था, लाइक केमिस्ट्री में इसका तुम रेफरेंस पढ़ोगे, केमिस्ट्री का रेफरेंस है। ठीक, in several electrical devices such as electric bell, telegraph, electric train, electric motor, relay, microphone, loudspeaker etc. मैंने बताया ना, इलेक्ट्रोमैग्नेट ऑलमोस्ट हर डिवाइस में लगा हुआ है, कहीं ना कहीं छोटे से छोटा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक क्यों ना हो पर लगा हुआ है। ठीक, तो ऑलमोस्ट हर डिवाइसेस में लगा है। इलेक्ट्रिक बेल पहले आती थी, अब तो थोड़ा प्रॉपर वो तुम्हारी वो साउंड बेल आ गई है, बट हाँ इलेक्ट्रिक बेल पहले होती थी जो एकदम एकदम आवाज आती थी, ट्रिंग ट्रिंग सी आवाज आती थी, रिंग होती थी प्रॉपर। ठीक, तो इलेक्ट्रिक बेल में लगा होता था, टेलीग्राफ में, इलेक्ट्रिक ट्रैम में, इलेक्ट्रिक मोटर, रिले, माइक्रोफोन, लाउड स्पीकर, इन सब में लगा है। ठीक, लाउड स्पीकर में भी लगा होता है, लाउड स्पीकर कभी खोला हो तो उसमें मैग्नेट लगा होता है, देखा होगा। ठीक,
यूज ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेट इन एन इलेक्ट्रिक बेल, एन इलेक्ट्रिक बेल इज वन ऑफ द मोस्ट कॉमनली यूज एप्लीकेशन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेट। तो तुम यहाँ देख सकते हो इलेक्ट्रिक बेल का डायग्राम भी मैंने बना रखा है। हालांकि इलेक्ट्रिक बेल इतना डिटेल में नहीं पूछते हैं, पर हाँ इलेक्ट्रिक बेल मैं कहूंगा एक बार मेरा पर्सनल सजेशन होगा कि इलेक्ट्रिक बेल का टॉपिक उठाना और उसे रीड करना। ठीक, मुश्किल से 10 मिनट लगेगा या 5 से 10 मिनट लगेगा कि ये इलेक्ट्रिक बेल का डायग्राम लेना और इस डायग्राम के पास में जो इलेक्ट्रिक बेल का पूरा टॉपिक रखा है बुक में जो लिखा हुआ है, सिर्फ उतना रीड करना कि इलेक्ट्रिक बेल की वर्किंग कैसी है, बस एक बार रीड करके समझना। एक बार तुम समझ जाओगे, तुम्हें कभी कोई दिक्कत नहीं है, तुम्हें समझ में आ जाएगा, पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। ठीक है, पूछा नहीं जाता, पर मेरा सजेशन रहेगा एक बार पढ़ना, तुम्हें इंटरेस्ट आएगा इसमें। अच्छा, लाइक इंटरेस्टिंग है, इसकी वर्किंग बहुत इंटरेस्टिंग है कि हम स्विच ऑन करते हैं। ठीक, स्विच ऑन करते हैं तो ये कनेक्ट होता है, फिर ये एक बार इससे कनेक्ट होता है, करंट पास होता है, फिर ये रिंग करती है तो फिर ये वापस डिस्कनेक्ट होता है। ठीक, यहां से लाइक प्रॉपर वर्किंग है, तुम इसको पढ़ना एक बार, बहुत मजा आएगा। ठीक, तो ये है, तो यहां पे हमारा ये चीजें हो गई। अब इसके बाद हमें आगे पढ़ना है, इसके आगे तुम्हारा जो पार्ट बी है लॉरेंट्ज मैग्नेटिक फोर्स, उसको डिस्कस करते हैं, तो उसको पढ़ेंगे अभी, तो उसको देखते हैं। इसके बाद लॉरेंट्ज मैग्नेटिक फोर्स है और हमारा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। तो लॉरेंट्ज मैग्नेटिक फोर्स अभी देखते हैं, चलो। तो अब हमें आगे के टॉपिक्स पढ़ने हैं। तो आगे के टॉपिक है तुम्हारा लॉरेंट्ज फोर्स। तो लॉरेंट्ज फोर्स पढ़ने से पहले अभी तक हमने जो जो चीजें पढ़ी, विच वाज लाइक मैग्नेटिक फील्ड के बारे में पढ़ा, मैग्नेटिक फील्ड के कुछ कुछ प्रॉपर्टीज हमने देखी कि मैग्नेटिक फील्ड में अगर आप जनरेट कर रहे हो, करंट कैरिंग इफेक्ट है, लाइक मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट है, तो मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट में आप मैग्नेटिक फील्ड, ये जो जनरेटेड मैग्नेटिक फील्ड है, इसको आप कैसे चेंज कर सकते हो, इसको आप कैसे मैनिपुलेट कर सकते हो। आप करंट को इंक्रीज कर दोगे तो मैग्नेटिक फील्ड बढ़ जाएगी, आप नंबर ऑफ टर्न्स को इंक्रीज कर दोगे तो मैग्नेटिक फील्ड बढ़ जाएगी। फिर हमने और भी टॉपिक्स पढ़े विच वर सोलेनॉइड, इलेक्ट्रोमैग्नेट और उनके बीच डिफरेंसेस, ये सब चीजें पढ़ी। अब आगे की चीजें कंटिन्यू करेंगे। जो लॉरेंट्ज फोर्स की थ्योरी है ये इस पे बेस्ड है। अभी तक देखो हम क्या कर रहे थे, हम एक कंडक्टर से करंट फ्लो करा रहे थे, हम एक कंडक्टर से करंट फ्लो करा रहे थे, इससे हम एक करंट फ्लो करा रहे थे ऐसे, और इसके आसपास क्या जनरेट कर रहे थे, मैग्नेटिक फील्ड, इसके आसपास एक मैग्नेटिक फील्ड जनरेट कर रहे थे। ठीक, अब यहां पे कहानी थोड़ी उल्टी है। अब यहां पे एक एग्जिस्टिंग मैग्नेटिक फील्ड है, अब जो हम आगे पढ़ने वाले हैं, एक एग्जिस्टिंग मैग्नेटिक फील्ड है। ठीक, एक एग्जिस्टिंग मैग्नेटिक फील्ड है, उस एग्जिस्टिंग मैग्नेटिक फील्ड में आप किसी कंडक्टर को पास करा रहे हो, कंडक्टर का मोशन करा रहे हो। अब यहां पे थोड़ा कहानी बदल गई है। ठीक, अब उसको पिछले वाले से रिलेट मत करना, यहां पे कहानी थोड़ी बदली है। और एक चीज बता दूं, मैग्नेटिक फील्ड का सिंबल बता दूं, मैग्नेटिक फील्ड को हम डिनोट कैसे करते हैं। हो सकता है मैंने पहले मेंशन किया हो, पर एक बार फिर से मेंशन कर दे रहा हूं। मैग्नेटिक फील्ड अगर क्रॉस हो, अगर कहीं पे ऐसे बुक में बनी हो सकती है, तो मैं हो सकता है क्वेश्चंस जब मिले तो हो सकता है उस क्वेश्चंस में सिंबल्स ये बने हो, तो अब इस सिंबल से फेमिलियर होगे तो बेटर तुम्हारे लिए होगा। अगर ऐसे मैग्नेटिक फील्ड बनी क्रॉस, ये सर्कल होना जरूरी नहीं है, मेन ये है कि मैग्नेटिक फील्ड अगर क्रॉस बनी है, क्रॉस का मतलब क्या है, या मैग्नेटिक फील्ड ऐसे डॉट बनी है। ठीक, तो इस डॉट का मतलब क्या है, दोनों का मतलब है अपना। ठीक है, इस क्रॉस का भी अपना मतलब है, इस डॉट का भी अपना मतलब है। क्या मतलब है, क्रॉस का मतलब है परपेंडिकुलर टू द प्लेन इनवर्ड्स। ठीक है, मतलब मैग्नेटिक फील्ड इस प्लेन के परपेंडिकुलर होगी और इनवर्ड्स होगी, मतलब ये अंदर की तरफ होगी। ठीक, और ये डॉट का मतलब है परपेंडिकुलर टू द प्लेन एंड आउटवर्ड्स। ठीक, तो ये है, तो ये कहानी है क्रॉस और डॉट की। ठीक ठीक, अब देखो आगे, मैग्नेटिक फील्ड हो गई, ये हो गया, ये हो गया। ठीक है, आगे देखो, अब बात करते हैं फोर्स एक्टिंग ऑन अ करंट कैरिंग कंडक्टर इन अ मैग्नेटिक फील्ड। अगर एक करंट कैरिंग कंडक्टर है, देखो एक करंट कैरिंग कंडक्टर इन अ मैग्नेटिक फील्ड, अभी जो मैग्नेटिक फील्ड है एग्जिस्टिंग मैग्नेटिक फील्ड है, पहले से एग्जिस्ट कर रही है। तो क्या पे यहाँ पे क्या थ्योरी थी, लॉरेंट्ज फाउंड दैट अ चार्ज moving in a magnetic field in a direction other than the magnetic field experiences a force. This force is called Lorentz force. अब देखो क्या कहानी क्या है, कॉन्सेप्ट तुम्हें बताता हूँ कि एक एग्जिस्टिंग मैग्नेटिक फील्ड है, मान लेते हैं दिस इज एन एग्जिस्टिंग मैग्नेटिक फील्ड, प्री एग्जिस्टिंग मैग्नेटिक फील्ड, पहले से एग्जिस्ट कर रही।
ये एक एग्जिस्टिंग मैग्नेटिक फील्ड है इस डायरेक्शन में, ठीक। मैग्नेटिक फील्ड को बी से डिनोट करते हैं, अभी सिंबल तुम फेमिलियर हो जाओगे, और मैग्नेटिक फील्ड का जो डायरेक्शन सिंबल है वो है बी, ठीक। अब यहाँ पे एक कोई चार्ज आया, मान लेते हैं कोई चार्ज है हमारे पास Q, ठीक, ये चार्ज है हमारे पास Q। अब ये चार्ज इस मैग्नेटिक फील्ड में एंटर करता है विथ सम वेलोसिटी v, ठीक, और किसी एंगल पे एंटर करता है, मतलब ये एकदम सीधा नहीं जाता, ये किसी मैग्नेटिक फील्ड को कट करते हुए किसी एंगल पे एंटर करता है। मैग्नेटिक फील्ड समझो एक रिवर फ्लो कर रही है, एग्जांपल समझो, मैग्नेटिक फील्ड को ऐसा समझो कि ये एक रिवर है जो कि इस डायरेक्शन में फ्लो कर रही, और ये चार्ज क्या है, एक छोटी सी बोट है या एक हाई स्पीड बोट है। तो ये हाई स्पीड बोट इस रिवर के स्ट्रीम को कट करते हुए एक हाई वेलोसिटी से इसमें गई, तब क्या होगा, अब तुम खुद इसको इमेजिन करने की कोशिश करो, एक रिवर बहुत तेजी से फ्लो कर रहा है, ठीक है, एक बहुत तेजी से एक नदी बह रही बहुत तेजी से। अब तुम उस नदी के बहाव को बीच में से कट करते हुए जाओगे, अगर कोई भी तुम्हारा बोट है कुछ भी है, ठीक, तो अगर उसको जाओगे तो थोड़ा दूर तो तुम चल लोगे, पर थोड़ी दूर बाद तुम पे एक अपने आप एक फोर्स लगने लगेगा, ठीक है। ऐसा ही होता है इस चार्ज के साथ, जैसे ये एग्जिस्टिंग मैग्नेटिक फील्ड में एंटर करता है, इस पे ऑटोमेटिकली एक फोर्स लगने लगता है। यहाँ पे जैसे जैसे ये चार्ज चलते चलते कल चलते यहां पहुंच गया, अब यहां पहुंचने के बाद यही चार्ज यहां पहुंचने के बाद इस पे एक फोर्स लगने लगेगा, मान लेते हैं फोर्स लग रहा है इस डायरेक्शन में, ठीक, तो इस पे एक फोर्स लगने लगेगा, यही फोर्स कहलाएगा लॉरेंट्ज मैग्नेटिक फोर्स, F सबस्क्रिप्ट में M, इसे ही हम लोग कहते हैं लॉरेंट्ज मैग्नेटिक फोर्स। हालांकि लॉरेंट्ज इलेक्ट्रिक फोर्स भी होता है, पर लॉरेंट्ज मैग्नेटिक फोर्स के बारे में पढ़ना है तो इसी के बारे में पढ़ रहे हैं, ठीक। तो यही ऑब्जर्वेशन थी कि व्हेन अ चार्ज इज मूविंग इन द मैग्नेटिक फील्ड इट एक्सपीरियंसेस अ फोर्स, दिस इज कॉल्ड लॉरेंट्ज मैग्नेटिक फोर्स, ठीक। अभी तो यहाँ सिंगल चार्ज की बात हुई, ठीक, सिंगल चार्ज के बारे में बात कर रहे हैं, पर देखो कंडक्टर में तो मल्टीपल चार्जेस होते हैं, कंडक्टर में तो कोई सिंगल चार्ज फ्लो नहीं करता, कंडक्टर में क्या फ्लो करता है, करंट। करंट फ्लो करने का मतलब बहुत सारे n नंबर ऑफ चार्जेस फ्लो कर रहे हैं, तो कंडक्टर में यही फोर्स ऐसा कुछ हो जाता है, लाइक कंडक्टर, अगर कोई कंडक्टर में से करंट फ्लो कर रहा है, ठीक, और ये करंट फ्लो कर रहा है I, समझना इसको अच्छे से समझना। मान लेते हैं ये कंडक्टर है, ऐसे रखा है, ठीक, इस कंडक्टर में से करंट फ्लो कर रहा है I, इस कंडक्टर में से करंट फ्लो कर रहा है I, ये I करंट फ्लो कर रहा है, मतलब यहां से बहुत सारे चार्जेस फ्लो कर रहे हैं इस डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में क्या फ्लो कर रहे हैं, बहुत सारे चार्जेस फ्लो कर रहे हैं, मतलब इलेक्ट्रॉन उसके अपोजिट फ्लो कर रहे होंगे, टेक्निकलिटीज में नहीं जाते हैं, समझ लो करंट इस डायरेक्शन में फ्लो कर रहा है, तो मतलब पॉजिटिव चार्ज इसी डायरेक्शन में फ्लो कर रहा होगा, ऐसे समझ लो, ये करंट का डायरेक्शन और पॉजिटिव चार्ज का डायरेक्शन इज सेम। तो अगर करंट इस डायरेक्शन में फ्लो कर रहा है इस तरफ, तो पॉजिटिव चार्ज भी इस डायरेक्शन में फ्लो कर रहा होगा। अब यहाँ इस कंडक्टर को मैं किसी एक एग्जिस्टिंग मैग्नेटिक फील्ड में रख दूं, इस कंडक्टर को मैं एक एग्जिस्टिंग मैग्नेटिक फील्ड में रख दूं, ठीक, तो अब यहां पे देखो करंट का डायरेक्शन या इस कंडक्टर का डायरेक्शन और इस मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन ये कुछ ऐसा ही सा बन रहा है, ठीक है। तो अब यहां पे इस कंडक्टर पे भी एक फोर्स लगने लगेगा, देखो इसके चार्जेस पे तो फोर्स लगेगा ही लगेगा, तो इसके चार्जेस की वजह से इस कंडक्टर पे कलेक्टिवली एक फोर्स लगने लगेगा, एंड दैट कलेक्टिव फोर्स विल बी कॉल्ड एज लॉरेंट्ज मैग्नेटिक फोर्स, ठीक। और ये लॉरेंट्ज मैग्नेटिक फोर्स डिपेंडेंट किन किन चीजों पे होता है वो भी आगे देखेंगे। हालांकि लॉरेंट्ज मैग्नेटिक फोर्स के बारे में तुम थोड़ा सा और समझोगे ट्वेल्थ में ये चैप्टर्स फिर से हैं, ट्वेल्थ में ये टॉपिक्स फिर से हम डिस्कस करेंगे, ठीक। बट हाँ, उससे पहले ये एक जिस्ट ले लो, ठीक, कि चाहे तुम सिंगल चार्ज के लिए बात करो, चाहे एक कंडक्टर विच इज अ कलेक्शन ऑफ मल्टीपल चार्जेस, इसके बारे में बात करो, दोनों में एक ही टाइप का फोर्स लग रहा है विच इज कॉल्ड लॉरेंट्ज मैग्नेटिक फोर्स, ठीक। और वो एक एग्जिस्टिंग मैग्नेटिक फील्ड में लग रहा है, एक मैग्नेटिक फील्ड पहले से एग्जिस्ट कर रही है उसके एग्जिस्टेंस में लग रहा है, ठीक। तो अब देखो ये लॉरेंट्ज मैग्नेटिक फोर्स किन किन चीजों पे डिपेंड करता है ये बता रहे हैं। मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स, ये जो फोर्स है ये किन किन चीजों पे डिपेंड करता है, इट इज ऑब्जर्व्ड एक्सपेरिमेंटली, ठीक है, एक्सपेरिमेंट्स के बेसिस पे ऑब्जर्व किया गया है कि इट डिपेंड्स अपॉन 3 फैक्टर्स। कौन कौन से 3 फैक्टर्स? फर्स्ट, द फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द करंट, ठीक, F प्रोपोर्शनल I। देन सेकंड, फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, यानी F इज प्रोपोर्शनल टू B। थर्ड इज फोर्स इज
डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द लेंथ विच इज एफ इज प्रोपोर्शनल टू एल। ठीक, तो तीन चीजों पे डिपेंड कर रहा है, एफ प्रोपोर्शनल आई, एफ प्रोपोर्शनल बी, एफ प्रोपोर्शनल एल। ठीक, और इन तीनों को कंबाइन किया, अगर ये एफ प्रोपोर्शनल आई, समझना, एफ प्रोपोर्शनल आई, एफ प्रोपोर्शनल बी, एफ प्रोपोर्शनल एल, इन तीनों को कंबाइन किया तो ये बन गया एफ इज प्रोपोर्शनल टू आई इंटू बी इंटू एल। प्रोपोर्शनैलिटी का साइन हटाएंगे तो आएगा कांस्टेंट के आई बी एल। अब भाई एक्सपेरिमेंट कांस्टेंट की वैल्यू 1 है, ठीक है, हाँ, के कांस्टेंट है और इस कांस्टेंट की वैल्यू 1 है, तो यहां पे फोर्स का फॉर्मूला आ गया, लॉरेंट्ज मैग्नेटिक फोर्स का फॉर्मूला आ गया आई इंटू बी इंटू एल। अब यहां पे एक बात ध्यान रखने वाली है, ठीक, यहां पे देखो, यहां पे मैंने अभी रीड नहीं किया पर यहां पे ये चीज रीड करो, एक चीज है मैंने छोड़ दी, समझना। एक्सपेरिमेंटली इट इज फाउंड दैट मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स एक्टिंग ऑन अ करंट कैरिंग वायर प्लेस्ड इन अ मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है, ये हम फोर्स निकाल लें, ऑफ करंट कैरिंग वायर प्लेस्ड इन अ मैग्नेटिक फील्ड इन द डायरेक्शन परपेंडिकुलर टू इट्स लेंथ। मतलब यहां पे एक स्पेसिफिक केस के बारे में बात हुई है, यहां पे बोल रहे हैं कि ये जो कंडक्टर है ये मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर रखा गया था, मतलब ये ऐसे रखा गया है, ठीक, अगर मैग्नेटिक फील्ड ये है तो ये इसके परपेंडिकुलर रखा गया है, ठीक, 90 डिग्री पे, तो उसके लिए फॉर्मूला आया है आई इंटू बी इंटू एल, ये, ठीक, वेयर आई इज द करंट इन द कंडक्टर, बी इज द स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एंड एल इज द लेंथ ऑफ कंडक्टर, ठीक है, ये यहाँ पे फॉर्मूला है, ये चीज बताइए। और इसमें एक बार एसआई यूनिट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड भी लिख लो अपने पास कहीं पे, हो सकता है मैंने पहले बताई हो या ना बताई हो, ठीक, एसआई यूनिट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड अगर पूछ लें, क्योंकि पूछ सकते हैं एक आध मार्क में, तो यहां पे देखो F इक्वल्स आई बी एल आया है, तो यहां से मैग्नेटिक फील्ड को निकालो, B इक्वल्स F अपॉन आई इंटू एल। अब इसकी एसआई यूनिट यहां से निकाल लो, एसआई यूनिट क्या आ जाएगी, एसआई यूनिट आ जाएगी न्यूटन पर एम्पियर पर मीटर, ठीक, एक ये एसआई यूनिट हो गई, और एक और एसआई यूनिट होती है टेस्ला, ठीक, टेस्ला तुम्हारा वो इलॉन मस्क वाली टेस्ला नहीं, टेस्ला, टी से डिनोट करते हैं। एक और यूनिट होती है वीबर पर मीटर स्क्वायर, ठीक, तो ये 3 यूनिट है, ये तीनों यूनिट अपने पास दिमाग में रखो, ठीक, तीनों में से कोई, तीनों यूनिट इक्विवेलेंट है, कन्वर्ट करने की कोई जरूरत नहीं पड़ेगी, मतलब कन्वर्ट करना कुछ वो नहीं है, मतलब तीनों ऐसा है, 1 न्यूटन पर एम्पियर पर मीटर इक्वल्स 1 टेस्ला इक्वल्स 1 वीबर पर मीटर स्क्वायर, मतलब तीनों इक्विवेलेंट है, ठीक, कुछ कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं है तुम्हें कहीं। अगला फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल। हाँ, अब देखो ये जो लॉरेंट्ज फोर्स लग रहा है, मतलब अगर कोई कंडक्टर है, ये कंडक्टर है अगर, ठीक, कंडक्टर अगर ऐसे परपेंडिकुलरली किसी मैग्नेटिक फील्ड में या किसी भी डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड में है, ठीक, ये कंडक्टर से ये करंट फ्लो कर रहा है, समझना, दिस इज द करंट फ्लोइंग थ्रू द कंडक्टर, दिस इज द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, ठीक, तो अब इस पे जो फोर्स लगेगा, जो कि हम इससे निकालेंगे, F इक्वल्स आई बी एल, ये क्या आया हमारे पास, मैग्नीट्यूड आया है, ये हमारे पास फोर्स का मैग्नीट्यूड आया है, पर फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल जो होता है वो हमें बताता है इस फोर्स का डायरेक्शन, तो हम फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल की मदद से उसको यूज करके हम इस लॉरेंट्ज फोर्स का डायरेक्शन निकालेंगे। डायरेक्शन कैसे निकालेंगे, फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल सेज दैट इफ वी सबटेंड आवर 3 fingers which are thumb, first finger and second finger, तो अगर इन तीनों को म्यूचुअली परपेंडिकुलर सबटेंड करें, ठीक, एंड फिर first finger denotes the direction of magnetic field, second finger denotes the direction of current, then the thumb will denote the direction of Lorentz force. This is called Fleming's left hand rule. ये यहाँ पे लिखा है कि stretch the forefinger, central finger and the thumb of your left hand, forefinger, central finger and thumb, ठीक, समझ लो ना, forefinger ये first finger है, second finger ये central finger है और ये thumb, ठीक, और लेफ्ट हैंड का ये याद रखना, लेफ्ट हैंड रूल है, ठीक, म्यूचुअली परपेंडिकुलर टू ईच अदर एज शोन इन द फिगर, ये देखो ऐसे रखा गया है, ठीक, सच दैट
फोर फिंगर इंडिकेट्स द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, फोर फिंगर हमें क्या बता रही है, डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, ठीक। एंड सेंट्रल फिंगर इंडिकेट द डायरेक्शन ऑफ करंट, सेंट्रल फिंगर इंडिकेट कर रहा है करंट का डायरेक्शन। देन द थंब विल इंडिकेट, जो थंब है दैट विल डिनोट द डायरेक्शन ऑफ लॉरेंट्ज फोर्स। डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ कंडक्टर कह लो या डायरेक्शन ऑफ फोर्स कह लो, एक ही बात है। कंडक्टर भी उसी डायरेक्शन में मोशन करेगा ना जहां पे फोर्स लगेगा, तो ये हम निकाल सकते हैं। अगर देखो यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड इधर है, करंट इधर है ऊपर की तरफ, ठीक, तो ये फोर्स इनवर्ट लगेगा इसमें, ठीक। देखो मैग्नेटिक फील्ड इधर, फोर्स करंट ऊपर की तरफ, मैग्नेटिक फील्ड इधर, करंट ऊपर की तरफ, तो देखो थंब किधर फेस कर रहा है, थंब फेस कर रहा है अंदर इनवर्ट्स, तो फोर्स इसमें इनवर्ट लगेगा, 3D में लगेगा, ठीक। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन पे आ जाते हैं। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन क्या होता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के बारे में पढ़ते हैं, उसको देखते हैं। हाँ, तो देखो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन क्या होता है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, अभी तक हम लोग क्या पढ़ रहे थे, अभी तक हम लोगों ने समझा कि अगर आप करंट कैरिंग कंडक्टर से मतलब एक कंडक्टर से करंट पास करोगे तो मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होगी, हमने ये समझा अभी तक। अब यहाँ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन इसका ठीक उल्टा प्रोसेस है, इसका ठीक रिवर्स प्रोसेस है। अब यहाँ पे कह रहा है किसी मैग्नेटिक फील्ड को चेंज करोगे या मैग्नेटिक फील्ड में कुछ वेरिएशन लाओगे तो करंट इंड्यूस होगा, तो करंट प्रोड्यूस होगा, ऐसा कहना है, ठीक। तो यहाँ बहुत रिवर्स वाली चीज है। जैसे अभी तक हम देख रहे थे कि कोई कंडक्टर है, इस कंडक्टर से हमने करंट पास किया, तो करंट पास करने के बाद इसके आसपास हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हो गई, ठीक है, विच वॉज मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट, एंड ठीक है, इट वॉज फाइन, ठीक है। अब यहाँ पे क्या है, अब यहाँ पे कहानी उल्टी है। अब यहाँ पे कोई कॉइल है, अब यहाँ पे कोई कॉइल है, ठीक। अब इस कॉइल को हमने किसी भी सोर्स ऑफ ईएमएफ, हमने इसको किसी बैटरी से कनेक्ट नहीं किया है, हमने इसको सिर्फ गैल्वेनोमीटर से कनेक्ट कर दिया है। मतलब गैल्वेनोमीटर वो भी इसलिए ताकि हम डिटेक्ट कर सकें कि करंट पास हो रहा है कि नहीं हो रहा है, ठीक। इसमें सिर्फ गैल्वेनोमीटर लगा है, ठीक, इसमें सिर्फ गैल्वेनोमीटर लगाइए। अब इस गैल्वेनोमीटर में डिफ्लेक्शन शो होता है ना, गैल्वेनोमीटर में अभी इनिशियली 0 डिफ्लेक्शन है, इनिशियली देयर इज नो डिफ्लेक्शन, अभी तो मतलब करंट कुछ नहीं है। पर जैसे ये गैल्वेनोमीटर कुछ डिफ्लेक्शन शो करता है तो मतलब देयर इज सम करंट फ्लोइंग इन दिस, ठीक है। अगर कुछ डिफ्लेक्शन शो करता है तो मतलब कुछ भी करंट फ्लो कर रहा है, भले भी बहुत हल्का करंट हो। तो गैल्वेनोमीटर बेसिकली हमें करंट का प्रेजेंस चेक करने के लिए हम यूज करते हैं कि करंट एग्जिस्ट कर रहा है कि नहीं कर रहा, तो इसलिए हमने गैल्वेनोमीटर लगा रखा है यहाँ पे, ठीक। तो अब ये ऐसा कोई सर्किट है, अब इस सर्किट के आसपास होने वाली ये मैग्नेटिक फील्ड है, हम मान लेते हैं इस सर्किट से आसपास होने वाली ये मैग्नेटिक फील्ड है, ठीक। ये इसके आसपास कोई मैग्नेटिक फील्ड है, दिस इज द मैग्नेटिक फील्ड अराउंड दिस सर्किट। इस सर्किट के आसपास कुछ मैग्नेटिक फील्ड है, कहां से आ रही, कहां से जनरेट हो रही है हमें मतलब नहीं है, इसके आसपास बस है। अब इस मैग्नेटिक फील्ड में अगर हम चेंज करें, इस मैग्नेटिक फील्ड को अगर हम बढ़ाएं घटाएं, इस मैग्नेटिक फील्ड को अगर हम इंक्रीज या डिक्रीज करें, हमने मान लो मैग्नेटिक फील्ड इंक्रीज कर दी, हमने बहुत सारी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, हमने बहुत सारी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इसमें ले आए, मैग्नेटिक फील्ड हमने इंक्रीज कर दी, तो जैसे जैसे हम मैग्नेटिक फील्ड इंक्रीज करेंगे इस कॉइल में करंट फ्लो होने लगेगा, इस कॉइल में करंट इंड्यूस हो जाएगा। दिस फिनोमिना इज कॉल्ड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, कि आप मैग्नेटिक फील्ड में चेंज करोगे तो वहां पे करंट या ईएमएफ, करंट बोलो या ईएमएफ बोलो, ईएमएफ प्रोड्यूस हो जाता है, ठीक। ईएमएफ प्रोड्यूस होगा तभी तो करंट फ्लो करेगा, ठीक। तो मैग्नेटिक फील्ड में चेंज होने की वजह से ईएमएफ प्रोड्यूस हो जा रहा है, ठीक, ठीक है। तो यही है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। अब यहां रीड कर लेते हैं, व्हेनेवर देयर इज अ चेंज इन द नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस लिंक्ड विद अ कंडक्टर, वही जैसे मैंने कहा था ये कंडक्टर था या जो भी कह लो, यहां पे अगर कंडक्टर मानना था तो कंडक्टर मान लो, कंडक्टर पे ऐसे कॉइल लगाई रही थी, ठीक, कॉइल होना जरूरी है, ठीक, ये ऐसे गैल्वेनोमीटर था, ठीक। अभी आगे तुम डायग्राम देखोगे ऐसा ही बना होगा। तो इससे पास होने वाली ये जितनी भी मैग्नेटिक फील्ड थी, ठीक, इन मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को हमने चेंज किया, नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हमने बढ़ाई, ठीक।
बढ़ाई या घटाई, हम देखो हम बढ़ा भी रहे थे घटा भी रहे थे, तो ये हम अगर चेंज करते रहे तो इसमें क्या हुआ, एक करंट प्रोड्यूस हो गया, ठीक, और यही फिनोमेना कहलाया इलेक्ट्रोमैग्नेटिक करंट, ठीक, यही है। एंड ईएमएफ is developed between the ends of conductor which last as so long there is change in the number of magnetic field line। मतलब जब तक हम वो चेंज मेंटेन करके रख रहे हैं, मतलब जब तक हम मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को हम चेंज कर रहे हैं, मतलब उनका नंबर या तो इंक्रीज कर रहे हैं या तो डिक्रीज कर रहे हैं, तो when we are changing the magnetic field or number of magnetic field lines, only till then the EMF lasts, ठीक। तो EMF लास्ट एज सो लॉन्ग देयर इज अ चेंज इन द नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, जब तक वो चेंज मेंटेन है तब तक EMF लास्ट करेगा, उसके बाद EMF वो बंद हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, ठीक। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन होता है बहुत स्मॉल टाइम पीरियड के लिए होता है, ठीक। दिस फिनोमेना इज कॉल्ड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। नाम भी समझ में आ रहा है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। इंडक्शन का मतलब होता है इंड्यूस करना, कुछ किसी और के इन्फ्लुएंस से कुछ प्रोड्यूस करना। इलेक्ट्रोमैग्नेट मतलब कुछ इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस कर रहे हैं यूजिंग मैग्नेटिक फील्ड, या इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस कर रहे हैं यूजिंग मैग्नेटिक फील्ड, ऐसा कह सकते हो, ठीक। आगे देखो, अब यही एग्जांपल की बात कर रहा था, मान लेते देखें, देखो ये कॉइल लगी हुई है, ठीक। अब इस कॉइल को मैंने किससे कन्वर्ट कर दिया, गैल्वेनोमीटर से। अभी देखो कैसा डिफ्लेक्शन है, जीरो डिफ्लेक्शन है, अभी कुछ नहीं है, ये सोलेनॉइड है, ठीक। तो अभी कुछ नहीं है, अभी ये मैग्नेट भी स्टेशनरी है, मैग्नेट को मैंने स्टेशनरी रखा है, अभी इसको चेंज नहीं कर रहे हैं। देखो मैग्नेट क्या होगा, मैग्नेट से निकल ली होंगी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, ये मैग्नेट है तो इस मैग्नेट से क्या निकल ली होंगी, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस निकल ली होंगी। इसको खुद सोचो, इस मैग्नेट से खूब सारी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस निकल ली होंगी, ठीक, इससे खूब सारी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस निकल ली होंगी, बिल्कुल निकल ली होंगी, ठीक। अभी ये स्टेशनरी है, अभी हम इस पर कोई चेंज नहीं कर रहे हैं। तो जैसे ही हमने इस मैग्नेट को इधर लाए, ठीक, हम इस मैग्नेट को इधर लाए, तो यहां पे देखो गैल्वेनोमीटर में डिफ्लेक्शन शो होने लगा। ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि यहां पे तुम यहां से यहां पे जब आओगे तो तुम्हारी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस भी चेंज हो जाएंगी। यहां पे देखो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कम थी, यहां पे मान लो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कम पास हो रही हैं, यहां पे कम है, ठीक, और यहां पे आते आते मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इंक्रीज हो गई, ठीक। यहां तुम इसको क्लोज ले आए ना, जितना क्लोज लाओगे मैग्नेटिक फील्ड उतनी बढ़ जाएगी ना, ये हमने पढ़ा है। मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ जो होती है, तुम जितना दूर जाओगे उतनी कम हो जाएगी, जितना पास आओगे उतनी बढ़ जाएगी। तो तुम जितना पास आए मैग्नेटिक फील्ड उतनी बढ़ गई, बेसिकली चेंज हुई। यह मुद्दा है कि चेंज हो, चाहे इंक्रीज हो चाहे डिक्रीज हो, डजेंट मैटर, चेंज होना इज इंपॉर्टेंट। तो यहाँ पे चेंज हुई मैग्नेटिक फील्ड, तो यहां जैसे ही मैग्नेटिक फील्ड चेंज हुई या मैग्नेटिक फील्ड लाइंस चेंज हुई, मैं बार बार मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्यों बोल रहा हूं, क्योंकि आगे चल के एक वर्ड पढ़ेंगे मैग्नेटिक फ्लक्स, तो वहां से ये कनेक्शन है। तो यहाँ पे ये समझना मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की बात कर रहा हूं। तो ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस चेंज होंगे, और जब भी अब ये चेंज होंगी एक करंट प्रोड्यूस होगा या एक ईएमएफ प्रोड्यूस होगा, और यही इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। देखो यहाँ पे फिर से एक करंट प्रोड्यूस हुआ, ठीक, डायरेक्शन क्या करंट का अभी मैटर नहीं करता। अब यहाँ पे फिर से रुक गए, जैसे ही रुके डिफ्लेक्शन वापस जीरो। तो वही चीज है कि ये चेंज तब तक रहता है जब तक हम ये मोशन में रखता है, जब तक हम इस मैग्नेट को मोशन में रखते हैं, ठीक। जैसे ही हमने इस मैग्नेट को स्टेशनरी बनाया, हमारा करंट चेंज होना बंद हो गया या करंट इंड्यूस होना बंद हो गया, ठीक। अब हम वापस जैसे इस मैग्नेट को मोशन में लाएंगे, ये देखो इधर की तरफ मोशन में लाए, फिर से इस बार करंट प्रोड्यूस हुआ, ठीक। तो यही है, और जैसे हम वापस लाएंगे तो फिर प्रोड्यूस होगा, ठीक। तो ये चीज है, ये एक्सपेरिमेंट से समझ गए होंगे कि ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन कैसे वर्क करता है, ठीक। तो ये है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन इज अ फिनोमेना ऑफ in which an EMF is induced in the coil if there is a change in the magnetic flux linked with the coil। अब यहाँ पे वही मैं बोल रहा था, एक वर्ड आएगा मैग्नेटिक फ्लक्स। मैग्नेटिक फ्लक्स का कोई बहुत डिफिकल्ट मतलब नहीं है, कोई बहुत कॉम्प्लिकेटेड सी चीज नहीं है। मैग्नेटिक फ्लक्स का बहुत सिंपल मतलब है नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस पर यूनिट एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। यहां तुम्हारे लिए बता दे रहा हूं, मैग्नेटिक फ्लक्स का मतलब नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस पर यूनिट एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, ठीक। याद करने की इतनी कोई जरूरत नहीं है। जब भी कहीं पे भी मैग्नेटिक फ्लक्स लिखा हो,
कहीं पे भी वर्ड आ जाए मैग्नेटिक फ्लक्स तो अपने दिमाग में मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इमेजिन कर लेना बस। अगर तुमसे बोले इसका सिंबल होता है फाई, ऐसे होता है फाई बी, ऐसे डिनोट करते हैं। तो अगर कभी भी बोले मैग्नेटिक फ्लक्स इंक्रीज हो रहा है, ठीक, या डिक्रीज हो रहा है, तो अपने दिमाग में बस मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को विजुलाइज करना। अपने दिमाग में बस इतना सोचना, अगर मैग्नेटिक फ्लक्स इंक्रीज हो रहा है इसका मतलब मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इंक्रीज हो रही है, नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इंक्रीज हो रही, ठीक। अगर बोले मैग्नेटिक फ्लक्स डिक्रीज हो रहा है तो ऐसा समझना कि मैग्नेटिक फील्ड लाइन, नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस डिक्रीज हो रही, ठीक। ये था, तो ये बेसिक था कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन क्या होता है। अब इसके बाद फैराडेज लॉ, अब इसमें एक साइंटिस्ट थे, उन्होंने भी बहुत इसमें रिसर्च करी कि क्या क्या है, इसके बारे में और एक्सपेरिमेंट्स परफॉर्म किए। तो फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, अब इसमें पहला लॉ क्या है, वेन एवर देयर इज अ चेंज इन द मैग्नेटिक फील्ड, सॉरी मैग्नेटिक फ्लक्स, द एन ईएमएफ इज इंड्यूस्ड, द ईएमएफ इंड्यूस्ड लास्ट सो लॉन्ग एज देयर इज अ चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स। मतलब जितनी देर हमारा मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होता रहेगा या जितनी देर हमारी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस चेंज होती रहेंगी तब तक ही ईएमएफ इंड्यूस रहेगा, उसके बाद ईएमएफ इंड्यूस होना बंद हो जाएगा, मतलब वो ईएमएफ जीरो हो जाएगा, ठीक, ठीक है। द मैग्नीट्यूड ऑफ ईएमएफ इंड्यूस्ड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स। तो मतलब जो ईएमएफ इंड्यूस हुआ है इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स, मतलब कितना ज्यादा मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज हो रहा है विद रिस्पेक्ट टू टाइम। मतलब जितना ज्यादा चेंज होगा मैग्नेटिक फ्लक्स उतना ही ज्यादा ईएमएफ इंड्यूस होगा। या ऐसा समझो, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस के रिस्पेक्ट में समझो, पहले मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, दो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस पास हो रही थी बस, फिर जैसे ही हमने चेंज करी, जैसे ही हमने चेंज करी 8-9 मैग्नेटिक फील्ड लाइंस पास होने लगी, ऐसे समझो, इतनी सारी पास होने लगी। तो देखो ये चेंज कितना ज्यादा है, ठीक, जितना ज्यादा चेंज होगा उतना ज्यादा ही ईएमएफ भी प्रोड्यूस होगा, मतलब वो जो चेंज क्या वैल्यू है वो ज्यादा होनी चाहिए, ठीक है। तो ये द रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स is proportional to the EMF induced, ठीक। If a magnetic flux changes at a constant rate, a steady EMF is produced, ठीक है। फिर दो चीजें और, फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल अब आ गया यहाँ पे। अभी तुमने फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल समझा था। फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल हम यूज करते थे फॉर द डायरेक्शन ऑफ लॉरेंट्ज फोर्स, ठीक। फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल का हम यूज करते हैं लॉरेंट्ज फोर्स का डायरेक्शन निकालने के लिए, बट फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल का यूज करते हैं डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड करंट का निकालने, लाइक इंड्यूस्ड करंट का डायरेक्शन निकालने के लिए, ठीक। तो फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल इज यूज्ड टू डिटरमाइन द डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड करंट। अब ये फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल क्या कहता है, याद रखना, फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल है ये। ठीक, तो फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल कहता है कि अगर आप अपनी तीन फिंगर्स, राइट हैंड की तीन फिंगर्स को म्यूचुअली परपेंडिकुलर सबटेंड कर देते हो, विच इज फर्स्ट फिंगर, सेकंड फिंगर एंड थंब, तीनों वही फिंगर्स वही है, फोर फिंगर, सेंट्रल फिंगर एंड थंब, इन तीनों को म्यूचुअली परपेंडिकुलर सबटेंड करो, ठीक। तो इसमें जो थंब होगा इट विल डिनोट द मोशन ऑफ कंडक्टर, कि कंडक्टर का मोशन किधर है। फर्स्ट फिंगर विल डिनोट द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, थंब विल डिनोट द डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ कंडक्टर, then second finger will denote the direction of induced current। तो induced current का डायरेक्शन निकालने के लिए सेकंड फिंगर का यूज होगा फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल में। हाँ, तो देखो फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल यही है कि अगर आप अपने थ्री फिंगर्स विच इज थंब, सेंट्रल फिंगर एंड फोर फिंगर को राइट हैंड ऑफ राइट हैंड म्यूचुअली परपेंडिकुलर सबटेंड करते हो तो ठीक है, फोर फिंगर इंडिकेट्स द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, थंब इंडिकेट्स द डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ कंडक्टर, कि कंडक्टर किस डायरेक्शन में मोशन कर रहा है, देन द सेंट्रल फिंगर विल इंडिकेट द डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस करंट। तो ये जो सेंट्रल फिंगर होगी इट विल डिनोट द डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड करंट, ठीक, ठीक है। तो ये कि मैग्नेटिक फील्ड फर्स्ट फिंगर से, मोशन ऑफ कंडक्टर थंब से, देन इंड्यूस करंट सेकंड फिंगर से, ठीक। तो ये हो गया। तो दिस इज फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल।
हाँ तो अब आगे बढ़ते हैं, आगे देखो क्या है लेंज लॉ। अब देखो लेंज लॉ भी इसी का पार्ट है। लेंज लॉ हमें बताता है कि द डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड करंट इज सच दैट इट अपोजेस द कॉज दैट प्रोड्यूसेस इट। मतलब जो डायरेक्शन होता है इंड्यूस करंट का वो हमेशा अपोज करता है। ये बस अभी के लिए समझ लो, इसको और अच्छे से समझोगे जब तुम 12th में इस चीजों को वापस पढ़ोगे। ठीक, कि अकॉर्डिंग टू लेंज लॉ द डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ और इंड्यूस्ड करंट सच दैट इट अपोजेस द कॉज व्हिच प्रोड्यूसेस इट। ठीक, तो इसको अगर समझना एक बार, इसको अगर थोड़ा सा आइडिया लेना है इसका, तो इसको तुम ऐसे समझ सकते हो। यहाँ पे आओ वापस, ये हाँ इसी डायग्राम में अगर वापस आओ, थोड़ा गौर करो, थोड़ा समझाने की कोशिश करूंगा। ठीक, एक बार थोड़ा सा इसको पढ़ना है। ये जहाँ पे भी ये तुम्हारी बुक में डायग्राम बना हुआ है, फर्स्ट पेज या सेकंड पेज पे ये है, तो एक बार वो पूरा रीड करना। तो वहां पे तुम यहाँ पे अब लेंज लॉ समझोगे क्या है। अब देखो ये जो गैल्वेनोमीटर है ये हमें बता रहा है कि डायरेक्शन ऑफ करंट ही बता रहा है। अगर गैल्वेनोमीटर को देखोगे तो तुम समझ जाओगे हम डायरेक्शन ऑफ करंट की बात कर रहे हैं। यहाँ पे देखो डायरेक्शन ऑफ करंट इधर है, यहाँ पे डायरेक्शन ऑफ करंट क्या है, मतलब एंटी क्लॉकवाइज है। यहाँ पे कुछ नहीं है, यहाँ पे क्लॉकवाइज है, यहाँ पे भी क्लॉकवाइज है। तो अब समझना, अभी थोड़े टाइम पहले तुमने अगर मैग्नेटिज्म में या थोड़ा सा हमने उसकी बात करी थी, पोलैरिटी जो डेवलप करते हैं। ठीक है, अभी हमने स्टार्टिंग में, इसी चैप्टर की स्टार्टिंग में हमने मैग्नेटिज्म में पोलैरिटी देखी थी कि क्लॉकवाइज करंट होता है तो कौन सी पोलैरिटी डेवलप होती है, एंटी क्लॉकवाइज करंट होता है तो कौन सी पोलैरिटी डेवलप होती है। तो देखो वही चीज है। तो अभी इन्हीं सर्किट्स में ये जो तुम्हारा सोलेनॉइड है इसमें भी पोलैरिटी डेवलप होगी। ये डिपेंडिंग अपॉन कौन सा किस डायरेक्शन में करंट फ्लो हो रहा है, क्लॉकवाइज फ्लो हो रहा है, एंटी क्लॉकवाइज फ्लो हो रहा है। तो अब देखना, गौर करना, जैसे ही तुम ये मैग्नेट को इधर ले आओगे नॉर्थ पोल, ठीक, तो ये करंट का ऑब्जेक्टिव क्या है, लेंज लॉ हमें क्या बताता है, दिस इंड्यूस करंट विल ट्राई टू अपोज द कॉज। कॉज यहाँ पे क्या है, यहाँ पे जो कॉज है ऑफ इंड्यूसिंग करंट वो क्या है, ये मैग्नेट है। मैग्नेट अगर होता ही नहीं तो ये करंट भी इंड्यूस ना हो रहा था। मैग्नेट इज द सोल रीजन फॉर द करंट टू बी इंड्यूस्ड। तो यहाँ पे मैग्नेट इज द कॉज। अब इस मैग्नेट को अपोज करना है, इस करंट को, इस इंड्यूस करंट को क्या करना है, इस मैग्नेट को अपोज करना है। कैसे करेगा, तो जैसे जैसे तुम इसको क्लोज ले जाओगे मैग्नेट को, तो ये मैग्नेट को रिपेल करने के लिए यहाँ पे नॉर्थ पोलैरिटी डेवलप करेगा। और नॉर्थ पोलैरिटी कब डेवलप होती है, याद करो, अगर नहीं याद तो ये याद करो। ये सिंबल मैंने बताया था कि नॉर्थ पोलैरिटी के लिए ऐसे बना लिया करो। ठीक, अब यहाँ पे दो एरोज लगा लिया करो दोनों एंड्स पे। तो देखो ये कौन सा करंट है, कौन सा डायरेक्शन में, एंटी क्लॉकवाइज। तो देखो यहाँ पे करंट किस डायरेक्शन में फ्लो कर रहा है, एंटी क्लॉकवाइज। ठीक, तो ये जो क्या बोलते हैं करंट है ये एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में फ्लो करने लगेगा जस्ट टू प्रोड्यूस अ पोलैरिटी ऑफ नॉर्थ पोल। नॉर्थ पोल क्यों, क्योंकि ये इसको अपोज करना है। यहाँ पे देखो ये एंड नॉर्थ पोल है तो ये नॉर्थ पोल ही प्रोड्यूस करेगा इसको रिपेल करने के लिए, अपोज करने के लिए। अपोज करने का मतलब है कि उसको मतलब अपोज कर रहा है, वो पास आ रहा है तो उसको दूर भगा रहा है। समझ रहे हो, ये मैग्नेट पास आना चाह रहा है तो उसको दूर भगा रहा है कि जाओ तुम। ठीक, फिर यहाँ देखो, यहाँ पे नॉर्थ पोल इधर है, साउथ पोल इधर है। अब ये दूर जा रहा है, तो अब देखो दूर जाएगा तो ये फिर से अपोज करने की कोशिश करेगा। अपोज मतलब इसको फिर से इसका उल्टा करेगा। ये अगर दूर जा रहा है तो इसको अपने पास बुलाएगा। पास बुलाएगा मतलब अट्रैक्ट करने की कोशिश करेगा। अट्रैक्ट करने के लिए नॉर्थ का उल्टा यहाँ पे साउथ पोल डेवलप करेगा। ठीक, बिकॉज अपोजिट पोल्स अट्रैक्ट। और साउथ पोल्स के लिए कौन सा करंट होता है, क्लॉकवाइज करंट होता है। ठीक, तो ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन में करंट फ्लो होने लगा क्योंकि साउथ पोलैरिटी डेवलप करनी थी। तो साउथ पोलैरिटी डेवलप हो गई और ये इसको क्लोज लाने लगा। ठीक, ये इसको अपोज कर रहा है, यहाँ पे भी अपोज कर रहा है। अपोज करने का मतलब ये नहीं कि हमेशा रिपेल करेंगे। अपोज करने का मतलब है जो मैग्नेट करना चाह रहा है हमें मैग्नेट का ठीक उल्टा करना है। मैग्नेट अगर पास आना चाह रहा है तो उसे दूर भगाएंगे, दूर भगाने के लिए रिपेल करेंगे। मैग्नेट अगर दूर जाना चाह रहा है, खुद ब खुद दूर जा रहा है, तो उसे हम पास बुलाएंगे। इधर आओ, पास बुलाएंगे। ठीक, पास किस लिए, क्योंकि अट्रैक्ट करने, मतलब अट्रैक्ट करके पास बुलाएगा। ठीक, ये अपोज करना हुआ। ठीक, अब सेम चीज यहाँ पे भी। अब देखो हमने पोलैरिटी रिवर्स कर दी, साउथ पोल। अब हम साउथ पोल को पास ले जा रहे हैं तो यहाँ पे साउथ पोल डेवलप होगा। अभी हम नॉर्थ, देखो यहाँ पे हम नॉर्थ पोल को पास ले जा रहे थे तो यहाँ नॉर्थ पोल डेवलप हो रहा था। अब यहाँ पे हम साउथ पोल को पास ले जाएंगे तो यहाँ पे साउथ पोल डेवलप होगा। तो वही अकॉर्डिंगली क्लॉकवाइज करंट फ्लो होगा। ठीक, तो ये है, तो यही है लेंज लॉ बताता है कि ये डायरेक्शन ऑफ करंट डिपेंड करता है किस पे, कॉज पे, ले अपोज करता है कॉज को। ठीक,
फिर डिस्टिंक्शन बिटवीन डायरेक्ट करंट एंड ऑल्टरनेटिंग करंट, ये मैं वैसे तुम्हें बता चुका हूँ। करंट इलेक्ट्रिसिटी जब चैप्टर पढ़ा रहा था तो वहां पे एकदम स्टार्टिंग में ये चीज बताई थी कि लाइक करंट एक्सप्लेन करने से पहले ही एकदम स्टार्टिंग में ही पहली टॉपिक यही समझाया था मैंने, ठीक। सब फिर भी देख लो एक बार कि डायरेक्ट करंट ऑल्टरनेटिंग करंट में डिफरेंस क्या है। डायरेक्ट करंट इट इज करंट ऑफ कांस्टेंट मैग्नीट्यूड, ऑल्टरनेटिंग करंट इट इज अ करंट ऑफ वेरिंग मैग्नीट्यूड, ठीक, पीरियोडिकली विद टाइम। डायरेक्ट करंट में इट फ्लोज इन वन डायरेक्शन एंड ऑल्टरनेटिंग करंट में इट रिवर्सेस इट डायरेक्शन periodically while flowing in the circuit, ठीक है। डायरेक्ट करंट इट इज obtained from a cell, इसका सोर्स क्या होता है सेल, और ऑल्टरनेटिंग करंट इट इज obtained from a AC जनरेटर एंड मेन्स, भाई घर में जो मेन वाली सप्लाई आती है और जो AC जनरेटर होता है, तो यही दोनों ये इसके सोर्स ऑफ EMF होते हैं। और डायरेक्ट करंट के लिए सोर्स ऑफ EMF क्या होता है, सेल या बैटरी, जो भी हम यूज करते हैं, ठीक। तो ये है दोनों के बीच में डिफरेंस। ये डिफरेंस आ सकता है 2 या 3 मार्क में, तुम इसको बहुत इजीली लिख सकते हो, ठीक। एक का कांस्टेंट मैग्नीट्यूड होता है, एक का वेरिंग मैग्नीट्यूड होता है, एक यूनिडायरेक्शनल होता है, एक बाई डायरेक्शनल होता है, एक सेल और बैटरी से चलता है, एक जनरेटर और मेन से चलता है, ठीक। अब एसी जनरेटर, डीसी मोटर, इनके बीच का भी डिफरेंस देख सकते हो कि एसी जनरेटर क्या होता है, डीसी मोटर क्या होता है। ये पूरा रीड कर लेना, बहुत डिटेल में इतना कुछ इसमें समझाने वाला नहीं है, ठीक। पूरा रीड वाला ये टॉपिक है, पूरा थ्योरी है। मैं कहूंगा एक बार एसी जनरेटर की थ्योरी, एक बार डीसी मोटर की थ्योरी, एक बार रीड जरूर कर लेना पूरा, ठीक। उसमें बहुत डेप्थ में ऐसा कुछ समझाने वाली चीज तो नहीं है, पर हाँ रीड करोगे तो अपने आप चीजें क्लियर हो जाएंगी। कुछ बहुत नया कुछ कॉन्सेप्ट नहीं, कॉन्सेप्ट वही है, उसी कॉन्सेप्ट का एप्लीकेशन है, ठीक। तो एसी मोटर और डीसी जनरेटर को, सॉरी डीसी मोटर और एसी जनरेटर को एक बार पढ़ लेना, ठीक। लाइक जनरेटर वर्क्स ऑन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, डीसी मोटर वर्क्स ऑन प्रिंसिपल ऑफ फोर्स एक्टिंग ऑन अ करंट कैरिंग प्लेज। भाई ये तुम्हारा कि जब फोर्स आपका करंट कैरिंग कंडक्टर में लाइक लॉरेंट्ज फोर्स पे वर्क करता है बेसिकली। डीसी मोटर वर्क्स ऑन लॉरेंट्ज फोर्स एंड एसी जनरेटर वर्क्स ऑन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, ये सब चीजें ये लिख सकते हो। एसी जनरेटर कन्वर्ट्स मैकेनिकल एनर्जी टू इलेक्ट्रिकल एनर्जी, डीसी मोटर इसका रिवर्स करता है इलेक्ट्रिकल एनर्जी टू मैकेनिकल एनर्जी, ठीक। तो यही है, ये सब चीजें हैं, इजी है, पढ़ लोगे कर लोगे, इतना कोई डिफिकल्ट चीज नहीं है। अब बात आती है ट्रांसफार्मर। ट्रांसफार्मर हमने सबने देख रखा है, घर के बाहर, मतलब घर के बाहर लोकेलिटीज में, स्ट्रीट्स में लगा होता है, सोसाइटीज में। पर ट्रांसफार्मर और भी बहुत जगह, लाइक ऑलमोस्ट हर इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट में या तुम्हारा ऑलमोस्ट हर इलेक्ट्रिकल सर्किट्स में लगे होते हैं। इवन तुम्हारा जो मोबाइल फोन का चार्जर है, चार्जर में जो अडाप्टर आता है, अडाप्टर में भी अंदर क्या लगा होता है, ट्रांसफार्मर लगा होता है। क्यों? बिकॉज ट्रांसफार्मर इज अ डिवाइस बाई विच द मैग्नीट्यूड of alternating EMF can be increased or decreased। तो ट्रांसफार्मर एक ऐसा डिवाइस है जो हमें ऑल्टरनेटिंग EMF का लाइक वोल्टेज को ऑल्टर करने में हमें हेल्प करता है। लाइक वोल्टेज को हम चेंज कर सकते हैं बाय यूजिंग ट्रांसफार्मर। वोल्टेज को या तो हम इंक्रीज कर सकते हैं या तो हम डिक्रीज कर सकते हैं एज पर आवर नीड्स, ठीक। ये कुछ फॉर्मूले हैं। टर्न्स रेशियो क्या होता है? अब देखो ट्रांसफार्मर में होता क्या है, ट्रांसफार्मर में कुछ नहीं, एक ऐसा आयरन का कोर होता है, ये आयरन, सॉफ्ट आयरन का कोर होता है, ठीक। एक तरफ यहाँ पे नंबर ऑफ बहुत सारी कॉइल्स लगी होती हैं, ठीक। एक तरफ यहाँ पे बहुत सारी कॉइल्स लगी होती हैं, ठीक। ये कहलाती है प्राइमरी कॉइल, ठीक, और ये कहलाती है सेकेंडरी कॉइल, ठीक। अभी इन जनरल ट्रांसफार्मर बता रहा हूं, इसके टाइप्स तो अभी आगे डिस्कस करेंगे, ठीक। प्राइमरी कॉइल के नंबर ऑफ टर्न्स को कहते हैं एन सबस्क्रिप्ट में पी, ये जो नंबर ऑफ टर्न्स है, प्राइमरी कॉइल के जो नंबर ऑफ टर्न्स हैं इसे हम कहते हैं एनपी, ठीक। और सेकेंडरी कॉइल के जो नंबर ऑफ टर्न्स हैं उसे हम कहते हैं एनएस, नंबर ऑफ टर्न्स इन द सेकेंडरी, ठीक। ये चीज है। अब यहाँ पे हम ऑल्टरनेटिंग सोर्स ईएमएफ लगाते हैं एक, ठीक है, एक ये ईएमएफ यहाँ लगाते हैं वीपी, ठीक, या ईपी कह सकते हो, तुम्हारी बुक्स में ईपी लिखा हुआ है। यहाँ पे हमें वोल्टेज, यहाँ पे हम इनपुट वोल्टेज देते हैं। लाइक यहाँ पे कोई भी वोल्टेज हमें मिला, उस वोल्टेज को हमें या तो इंक्रीज करना है या तो डिक्रीज करना है। तो जो भी इंक्रीज या डिक्रीज जो भी वोल्टेज होगा वो यहाँ मिलेगा आउटपुट पे। ये बेसिकली प्राइमरी क्या होता है, इनपुट होता है। ये हमारा इनपुट वाला साइड है, यहाँ पे हम वोल्टेज पहले से इसको प्रोवाइड किया जाता है।
और यहाँ पे ये वोल्टेज कन्वर्ट करता है, लाइक कन्वर्ट करना इन द सेंस लाइक इंक्रीज या डिक्रीज करता है, चेंज करता है वोल्टेज। तो ये इसको Vs कहते हैं, सेकेंडरी वोल्टेज, ये आउटपुट होता है हमारा, ठीक। इसको ES भी कह सकते हो, तुम्हारी बुक्स में दिया है, ठीक। तो वही यहाँ पे लिखा है टर्न्स रेशियो। टर्न्स रेशियो क्या है, इसको N से डिनोट करते हैं, ये होता है नंबर ऑफ टर्न्स इन द सेकेंडरी कॉइल अपॉन नंबर ऑफ टर्न्स इन द प्राइमरी कॉइल। टर्न्स रेशियो इज दिस, ठीक। एक और फॉर्मूला है ES अपॉन EP इक्वल्स NS अपॉन NP, यानी EMF एट सेकेंडरी कॉइल अपॉन EMF एट प्राइमरी कॉइल इक्वल्स नंबर ऑफ टर्न्स इन द सेकेंडरी कॉइल अपॉन नंबर ऑफ टर्न्स इन द प्राइमरी कॉइल। तो ये चीजें हैं, ठीक। तो ये देख सकते हो, इतना कोई वो नहीं है, मतलब बहुत ज्यादा डेप्थ में इतना पूछा नहीं जाता। फिर आता है टाइप्स ऑफ ट्रांसफार्मर। दो टाइप के ट्रांसफार्मर होते हैं, स्टेप अप ट्रांसफार्मर, स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर। स्टेप अप, ठीक, दो टाइप के हैं, स्टेप अप ट्रांसफार्मर और स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर। स्टेप अप और स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर होते क्या है, देखो स्टेप अप ट्रांसफार्मर क्या होता है, स्टेप अप ट्रांसफार्मर, स्टेप अप, अब देखो नाम समझो, स्टेप अप तो ऊपर कैसे जाते हैं, नीचे से ऊपर जाएंगे ना। तो स्टेप अप ट्रांसफार्मर कन्वर्ट्स लोअर वोल्टेज इनटू हायर वोल्टेज, ठीक। तो ये लोअर वोल्टेज से हायर वोल्टेज में जाता है। और स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर क्या करता है, स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर करता है स्टेप डाउन, तो हायर से लोअर में जाएगा, तो इट गोज फ्रॉम हायर टू लोअर। तो यही बात है, मेन तो यही चीज है, मेन तो यही डिफरेंस है स्टेप अप ट्रांसफार्मर और स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर में। अब होता क्या है, ये स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर बना है, ये स्टेप अप ट्रांसफार्मर बना है। थोड़ा सा बेसिक डिफरेंस देख लो। देखो लेफ्ट साइड तो प्राइमरी होती है, राइट साइड सेकेंडरी होती है, मतलब ये इनपुट होता है, ये तो बात तय है, और ये आउटपुट होगा, ये भी बात तय है, ठीक। इन दोनों में ये तो किसी में कोई डिफरेंस नहीं होगा, चाहे स्टेप अप हो चाहे स्टेप डाउन हो, ये साइड प्राइमरी रहेगी, ये साइड सेकेंडरी रहेगी, इसमें तो कोई कहने वाली बात है ही नहीं, ठीक। ये वाला वोल्टेज प्राइमरी वोल्टेज रहेगा, ये सेकेंडरी वोल्टेज रहेगा, चाहे स्टेप अप हो चाहे स्टेप डाउन हो, ठीक। वो तो चीज कोई दिक्कत नहीं, बाकी सारी चीजें वही हैं। पर यहां पे एक चीज गौर करने वाली है, क्या, नंबर ऑफ टर्न्स देखो। स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर में हम कैसे जाएंगे, हाई वोल्टेज टू लो वोल्टेज, ठीक, स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर में। तो यहां पे देखो नंबर ऑफ टर्न्स भी ऐसे ही हैं, हाई से लो, नंबर ऑफ टर्न्स पहले हाई है और फिर सेकेंडरी कॉइल में नंबर ऑफ टर्न्स लो है, ये याद रखना, ये सब चीजें पूछी जाती हैं, ठीक। फिर स्टेप अप ट्रांसफार्मर में, स्टेप अप ट्रांसफार्मर में क्या करते हैं हम, लो से हाई जाते हैं। तो लो से हाई का मतलब प्राइमरी कॉइल में नंबर ऑफ टर्न्स लो है और सेकेंडरी कॉइल में नंबर ऑफ टर्न्स बढ़ गए, हाई इंक्रीज हो गए, ठीक। तो ये चीज है। और ऐसे ही वोल्टेज में भी प्राइमरी में वोल्टेज हाई है, फिर वो डिक्रीज होके लो हो गया, और इसमें स्टेप अप में प्राइमरी में वोल्टेज लो है, वो इंक्रीज होके हाई हो गया, ठीक। ये चीज है। अब यूजेज ऑफ स्टेप अप ट्रांसफार्मर, स्टेप अप ट्रांसफार्मर के अलग अलग यूजेज हैं इन ट्रांसमिशन ऑफ इलेक्ट्रिक पावर एट पावर जनरेटिंग स्टेशन। पावर जनरेटिंग स्टेशन पे मैंने एकदम स्टार्टिंग में याद करो बताया था ना, जब पावर अलग अलग स्टेशन से, लाइक पावर स्टेशन से जनरेट होती है, ये हमने हाउस होल्ड सर्किट्स में पढ़ रखा है कि हाउस होल्ड सर्किट में जब चैप्टर पढ़ाया था तो वहां समझाया था कि पावर स्टेशन पे पावर जनरेट होती है, इलेक्ट्रिकल वोल्टेज जनरेट होता है 11 किलो वोल्ट पे, फिर वो क्या बोलते हैं एरिया सब स्टेशन पे जाता है 132 किलो वोल्ट पे, फिर आगे जाता है सिटी सब स्टेशन पे, ठीक 22 किलो वोल्ट पे, फिर वहां से हैवी इंडस्ट्री आता है, फिर नीचे आता है कहीं और रीजनल कहीं पे आता है 11 किलो वोल्ट पे, फिर घर पे ऐसे डाउन। तो इसमें बीच में कहीं कहीं वोल्टेज इंक्रीज होता है, 11 किलो वोल्ट पे प्रोड्यूस होता है, जनरेट होता है, फिर इंक्रीज करते हैं स्टेप अप ट्रांसफार्मर का यूज करके, फिर कहीं कहीं जगह डिक्रीज भी करते हैं स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर का यूज करके, फिर वापस इंक्रीज करते हैं स्टेप अप ट्रांसफार्मर का यूज करके। तो ऐसे इंक्रीज और डिक्रीज कर रहे हैं किसकी मदद से, ट्रांसफार्मर का यूज करके, ठीक। तो ये चीज है। वाइल इन विद टेलीविजन में स्टेप अप ट्रांसफार्मर यूज होता है, विद वायरलेस सेट्स में यूज होता है, विद एक्सरे ट्यूब में यूज होता है स्टेप अप ट्रांसफार्मर। स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर का कहाँ यूज है, इलेक्ट्रिक बेल्स में यूज है, नाइट इलेक्ट्रिक बल्ब में यूज है, मोबाइल फोन्स में यूज है, कंप्यूटर्स में यूज है। मोबाइल फोन्स में तुम्हारा चार्जर सबसे बढ़िया एग्जांपल है, चार्जर का जो अडेप्टर होता है उसमें कौन सा ट्रांसफार्मर लगा है, स्टेप डाउन। क्यों,
हम चार्जर को कहाँ लगाते हैं, सॉकेट में लगाते हैं, ठीक। अब सॉकेट में कौन सा वोल्टेज आ रहा है, जो तुम्हारे मेन से आ रहा है, मेन से कौन सा वोल्टेज होता है, 220 वोल्ट। तुम्हारे फोन को क्या चाहिए होता है, तुम्हारे फोन को चाहिए होता है कितना चार्जर, अब देखो चार्जर पे रेटिंग लिखी होती है 12 वोल्ट का चार्जर है, मतलब चार्जर में कितना वोल्ट सप्लाई चाहिए उसमें लिखा होगा, 12 वोल्ट की सप्लाई चाहिए, 10 वोल्ट की सप्लाई चाहिए, लिखा होगा ना, करंट भी लिखा होगा, वोल्ट भी लिखा होगा, और पावर भी लिखी होगी कितने वॉट का चार्जर है। अब तो बहुत हेवी वॉट के चार्जर्स आने लगे हैं, 55 वॉट का, 155 वॉट, लाइक काफी, लाइक 10 वॉट 12 वॉट के चार्जर तो हैं ही, 55 वॉट 155 वॉट के भी चार्जर हैं, ठीक है। पर हाँ, जो वोल्टेज है, वोल्टेज हमेशा लिखा होता है, तो 220 वोल्ट से कम ही होता है, तो स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर्स यूज होते हैं तुम्हारे चार्जर्स में, ठीक, या जो तुम्हारा वही अडेप्टर होता है। उसमें और भी चीजें होती हैं, और भी कंपोनेंट्स होते हैं, रेक्टिफायर्स वगैरह होते हैं, जो कि तुम्हारा एसी को डीसी में कन्वर्ट करते हैं, ऑल्टरनेटिंग करंट को डायरेक्ट करंट में कन्वर्ट करते हैं। ये सब भी चीजें हैं, पर ये सब चीजें अभी पढ़ोगे नहीं, ये सब चीजें 12th में आएंगी, रेक्टिफायर्स वाला टॉपिक ये सब 12th में आएगा, ठीक, कि एसी टू डीसी कैसे कन्वर्ट करते हैं। तो ट्रांसफार्मर एसी टू डीसी कभी नहीं कन्वर्ट करता, ये मत याद रखना। ट्रांसफार्मर केवल वोल्टेज चेंज करता है, या तो वोल्टेज इंक्रीज करता है या तो वोल्टेज डिक्रीज करता है, ठीक। एट द पावर सबस्टेशन, ये पावर सबस्टेशन वाला एग्जांपल स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर में भी लिख सकते हो, बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं। अब वही स्टेप अप और स्टेप डाउन में डिफरेंसेस लिखे हुए हैं, जो कि मैंने सारे डिफरेंसेस बताए, ठीक। स्टेप अप में तुम्हारा सेकेंडरी वोल्टेज बड़ा होगा, ठीक, प्राइमरी वोल्टेज छोटा होगा, क्योंकि स्टेप अप कर रहे हैं, नीचे से ऊपर जा रहे हैं, ठीक। और वही करंट से इन्वर्स हो जाएगा, अगर सेकेंडरी वोल्टेज बड़ा है तो सेकेंडरी करंट कम होगा, और सेकेंडरी और प्राइमरी वोल्टेज छोटा है तो प्राइमरी करंट बड़ा होगा, ठीक। ये चीजें देख सकते हो, ठीक। वायर ऑफ प्राइमरी कॉइल इज थिकर देन दैट ऑफ सेकेंडरी कॉइल इन स्टेप अप ट्रांसफार्मर, एंड वायर ऑफ सेकेंडरी कॉइल इज थिकर देन दैट ऑफ प्राइमरी कॉइल इन स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर। इनके यूजेस लिख सकते हो, ये पावर जनरेटिंग स्टेशन में, एक्सरे यूज में, टेलीविजन में स्टेप अप ट्रांसफार्मर यूज होता है। स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर नाइट इलेक्ट्रिक बल्ब में, इलेक्ट्रिक बेल्स में, कंप्यूटर्स में, मोबाइल फोन्स में यूज होता है, ठीक। तो इस तरीके से यहाँ पे ये चीजें हम कवर कर सकते हैं। तो ये तुम्हारा पूरा इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म कंप्लीट हुआ है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म में जितनी भी चीजें नेसेसरी थी, सफिशिएंट थी, मैंने बताई हैं, ठीक। अब तुम्हारा काम है कि उस पर थोड़ा सा प्रैक्टिस करना, उसको थोड़ा सा रीड करना, पढ़ना, समझना। हालांकि जितना मैंने चीजें समझाई हैं उतना भी तुम कर लोगे तो तुम्हारे लिए काफी हेल्प हो जाएगी, तुम्हारा काफी चीजें सॉर्ट हो जाएंगी, तुम्हें बहुत ज्यादा बुक उठाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक। तुम एक दो बार अपने नोट्स को, या कहीं पे भी जो भी बुक के नोट्स हैं, तुम्हारे पास जो भी नोट्स हैं, उनको रेफर करोगे तो तुम्हारा अच्छे से एग्जाम टाइम में रिवीजन हो जाएगा, ठीक। तो दैट वाज माय अप्रोच, कि ऐसा ही एक कम टाइम ऑफ स्पैन में आपको ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें समझा सकूं, ठीक है। तो आई होप तुम्हें चीज़ें समझ में आई होंगी। विद दैट बीइंग सेड, गुड नाइट, बाय बाय, टाटा, सी यू।